जय हिंद आप सभी को, क्या हाल चाल है आपके। हमने बायोलॉजी की तकरीबन 5 क्लासेस कर ली हैं, ये छठी क्लास है हमारी, ठीक है। और मोटे-मोटे चैप्टर्स निकाल दिए हैं, अब मेन एनिमल्स का ही बचा हुआ है। आज की जो क्लास है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम जेनेटिक्स और इवोल्यूशन 2 चैप्टर खत्म करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूँ कि ये जो भी वीडियोज़ और सीरीज़ में करा रहा हूँ ट्रिप टू सक्सेस का, इसमें ये है कि जो भी बच्चे सीजीएल टियर 2 इस साल देने वाले हैं, यानी 2025 में, या जो अगले साल एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है? या रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने वाले हैं, इवन सीडीएस वाले भी जो बच्चे हैं, सीपीओ के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने यही मुहिम चलाई थी कि आपको एक ही सीरीज़ ऐसी करा दी जाए, जिसके बाहर आपको जो बार-बार हर एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत खत्म हो जाए, ठीक है? तो मैंने वो सारे एग्ज़ाम्स के पेपर एनालाइज़ करके और उसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा सीरीज़ तैयार किया। बहुत कम बच्चे हैं जो कि कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, पर जो भी देख रहे हैं ना, वो जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, वो बताएँगे कि क्या फ़ायदा हुआ इस सीरीज़ से, ठीक है? और बहुत बच्चों का ये भी था कि सर इसको पेड करिए, बट मैंने कहा कि नहीं भाई साहब, पेड नहीं रखेंगे, इसको फ्री रखेंगे। तो ये फ्री बैच चलता रहेगा। आप लोग जो भी बच्चे आए हुए हैं उसको पढ़ते रहिए। मैं यकीन दिलाता हूँ जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आपको समझ आएगा कि इसका वैल्यूएशन क्या है, ठीक है? और जो बच्चे पेड बैच में कहीं पर हैं, अच्छी बात है, वहाँ भी पढ़ें, जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना? खूब अच्छे से पढ़िए और उसके बाद से क्वेश्चंस लगा कर के देखिए, क्योंकि अब वो दौर चला गया है कि शॉर्टकट में कोई पढ़ा दे आपको हल्का-फुल्का और निकल जाए। अगर आप उस भरोसे बैठे हुए हो तो भाई साहब, आप कहीं और जा कर के पढ़ो। मैं नहीं हूँ उस तरीके का इंसान। मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, मैं पेड या नॉन पेड में कोई वो नहीं रखता, ठीक है? जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, एक-एक चीज़ बहुत डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है, ठीक है? बट कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे आज हो, चाहे कभी भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, जब मैं आपको डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ा रहा था, तो उस समय थोड़ी लास्ट के 2-3 मिनट में आवाज़ मेरी चली गई थी, क्योंकि माइक जो है वो डिस्चार्ज हो गया था। सॉरी, माइक डिस्चार्ज हो गया था। तो उसमें 1-2 बातें रह गई थी जो कि मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। जैसे मैं कह रहा था कि एक शब्द होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है? ये क्या होता है समझना, एक तरीके का सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए में एडेनिन जो होता है सॉरी, जो प्यूरिन होता है वो पाइरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है, जोड़े बनाता है, ठीक है? तो मैंने आपको ये बताया था ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है। और ये भी बताया था कि आरएनए के केस में थाइमिन नहीं होता, वहाँ यूरासिल होता है। इतनी बातें हो गई थी। सारी बातें मैंने डिटेल में आपको करा दी थी। यहाँ मुझे सिर्फ ये बताना है आपको कि अ, जैसे मान लो ये एक सीरीज है GAATTC, इसका जोड़ा बनाओ CTTAAG, ये क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो जरा मुझे एक बात बताना, जरा इसको इधर से इधर की तरफ पढ़ो, GAATTC, और इसको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ो, तो GAATTC। आप देख रहे हो कि या तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ या राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, दोनों तरफ पढ़ने का जो सेंस है, जो साउंड है, वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह देते हैं। और आसान भाषा में अगर बताऊं तो जैसे ये नवीन लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम या तो लेफ्ट से राइट पढ़ो तो भी नवीन ही पढ़ पाओगे, राइट से लेफ्ट आओगे तो भी नवीन ही पढ़ पाओगे। तो कोई ऐसा सीक्वेंस जिसको लेफ्ट से राइट पढ़ने पर या राइट से लेफ्ट पढ़ने पर दोनों में सेम साउंड करता है, तो हम उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जेनेटिक्स पर। आज की क्लास है वो पूरी की पूरी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें सारे जो मेंडल वेंडल वाले कंसेप्ट है ना, वो सब तुम्हें कराऊंगा, देखना कितने अच्छे प्यारे तरीके से। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज है, जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स की बात करें तो एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कई बार बच्चों के मन में यह वहम आ जाता है कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स दोनों एक ही शब्द है। नहीं, हेरिडिटी क्या है कि जैसे कोई गुण, ठीक है, जैसे तुम्हारी नाक जो है तुम्हारे पिताजी की तरह है, या तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी की तरह है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हाँ भाई, फलाना है वो अपने पिता के जैसे या माता के जैसे दिख रहा है। तो मान लो अगर कोई गुण तुम्हारे पेरेंट्स से तुम में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम हेरिडिटी कह देते हैं, या हिंदी में अनुवांशिक कह देते हैं, ठीक है। और इसके अध्ययन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। समझ आ गया बात।
जो रिजल्ट है वो हेरिडिटी है और इसका अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। और वेरिएशन क्या कहलाता है, मतलब एक बात बताओ, तुम और तुम्हारे पिताजी, क्या तुम बिल्कुल अपने पापा के जैसे हो या थोड़ा सा अंतर है ना? तो जो हल्का सा वेरिएशन दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है अगली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसको हम वेरिएशन कह देते हैं या परिवर्तन कह देते हैं, या सिंपल है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जेनेटिक्स जो शब्द था, सबसे पहले एक बेटिसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1905 ईस्वी में। जीन, तुम्हें पता है ना कि डीएनए का एक खास सेगमेंट होता है। डीएनए बहुत बड़ा होता है, मैंने बताया था धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस डीएनए पर एक खास स्पेस होता है जो कि क्या करता है, किसी एक कैरेक्टर को, जैसे कोई लंबा होगा छोटा होगा, उसको दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, उसको हम जीन कह देते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी। तो इस जीन के बारे में सबसे पहले बताया था, सबसे पहले जो शब्द दिया था वो दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने 1909 में। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेंडल जो जो हैं, इसके बारे में, इसी जेनेटिक्स, इसी हेरिडिटी के बारे में बहुत साल पहले, इनके बताने से पहले, बेटिसन और इनके बताने से पहले 1856 से 1863 में एक्सपेरिमेंट किए, और उस समय ही ये बात बोल चुके थे कि भाई साहब, जेनेटिक्स नाम का, हेरिडिटी नाम का कोई चीज है जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इनके बातों को नहीं माना गया, नहीं एक्सेप्ट किया गया। पता है क्यों? क्योंकि मेंडल जो थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे। तो मैथ्स का टीचर अगर बायोलॉजी की बात करो, सुन सोचो कितना आयरनी है, कोई मानेगा? तुम भी नहीं मानोगे। तो सेम चीजें वो हुई मेंडल के केस में। एंड कहा गया, हाँ, तो यस, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा हम मेंडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और देख लो। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में पहले जान लो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। जैसे जीन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डीएनए के ऊपर, डीएनए का एक खास हिस्सा होता है जो किसी गुण, किसी कैरेक्टरिस्टिक, किसी विशेषता को दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे किसी की लंबाई कितनी होगी, किसी के आंखों का रंग कैसा होगा, किसी के बाल का रंग कैसा है, किसी के स्किन का कलर कैसा है, उस सब के लिए यही जीन जिम्मेदार होता है। ठीक है। अच्छा, एक शब्द होता है एलील। ये बार बार देखोगे इस पूरे चैप्टर में। एलील की अगर हम बात करें तो एलील वो होता है कि यही जीन, जैसे मान लो जीन है, एक कैरेक्टर को दिखा रहा है। कैरेक्टर मतलब हाइट। ठीक है। मान लो एक कैरेक्टर हो गया हाइट। अब हाइट कैसा हो सकता है? हाइट या तो लंबा भी हो सकता है, या तो हाइट नाटा भी हो सकता है। तो जब इस कैरेक्टर के अलग अलग रूप दिखाए जाएं तो उस रूप को हम एलील कह देते हैं। यानी जीन के अलग अलग रूप को हम एलील कह देते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। अब देखो, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो कोई भी चीज बाहर से कैसी दिख रही है, जैसे तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम अंधे हो, सॉरी, आई एम सॉरी, ये ऐसे पर्सनल नहीं लेना है, तुम्हारे बाल काले हैं या तुम्हारे आंखों का रंग भूरा है, जो भी है, जो तुम बाहर से दिख रहे हो, उसको हम फिनोटाइप कह देते हैं। और अंदर से, जैसे जेनेटिक्स तुम्हारा कैसा है, जीन्स कैसे हैं, अंदर से तुम्हारी बनावट कैसी है, उसको हम जीनोटाइप कह देते हैं। ठीक है। अब आता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एलील। होता क्या है कि दो एलील मिल करके ये एलील होते हैं। ठीक है। एक किसी ट्रेट को, कैरेक्टर का एक हिस्सा होता है ट्रेट, देखो यहां पर मैंने लिखा है। ठीक है। ट्रेट वो विशेषता या गुण है जिससे हम देखिए पहचान सकते हैं। जैसे मतलब बायोलॉजी की भाषा में हम कैरेक्टर को ट्रेट कह देते हैं, मतलब लंबा, छोटा, नाटा। ठीक है। इन सबको हम ट्रेट कह देते हैं। जो भी विशेषता दिख रही है, जैसे काला, गोरा, ये सब के सब विशेषता या ट्रेट कहलाते हैं। अब देखो, ये ट्रेट दिखाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एलील। अब एलील की अगर हम बात करें तो दो एलील मिलकर के, जैसे मान लो ये एक एलील है और एक ये एलील है। ठीक है। दो एलील मिला करके एक ट्रेट को दिखा रहे हैं। ठीक है। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल समझ लो, विशेषता। मान लो ये ए मिला करके इसको गोरा दिखा रहे हैं। ठीक है। ये ए मिला करके किसी का रंग सांवला दिखा रहे हैं। ठीक है। तो तुम एक चीज देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों सेम है, मतलब ये भी कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए है। तो जब दोनों एलील सेम होते हैं तो हम इसको होमोजाइगस कह देते हैं। अब मान लो ये एक ऐसा होता है, एक होता है कैपिटल ए, एक होता है स्मॉल ए, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग होते हैं तो वो कहलाता है हेटेरोजाइगस। क्या कहलाता है? हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब ही डिफरेंट होता है। ठीक है। अब होता है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील का मतलब है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, ये जो ए है कैपिटल वाला, ये कैसा था? गोरा। और ये छोटा ए है, वो कैसा था? सांवला।
लेकिन मान लो ये कैपिटल है और स्मॉल है, दोनों मिल गए आपस में, और दोनों को मिला करके जो रंग दिखा वो दिखा हमारे को गोरा। मान लेते हैं वो कैसा दिखा, गोरा दिखा। ठीक है, तो अगर ये गोरा दिखा तो तुम्हें पता है कि भाई साहब इसमें तो गोरे का भी गुण था, इसमें तो सांवले का भी गुण था, लेकिन गोरा दिखा, इसका मतलब है गोरा जो है ज्यादा हावी है, ज्यादा डोमिनेंट है। तो जब कोई कैरेक्टर, जब कोई ट्रेट हावी होता है, डोमिनेंट होता है, तो हम उसको डोमिनेंट एलील कह देते हैं, जो भी जिसके कारण कोई कैरेक्टर दिख रहा हो। और अगर कोई कैरेक्टर छुप जाए तो उसको हम रिसेसिव एलील कह देते हैं। ठीक है, इसका कैरेक्टर जो है छुप गया तो इसको हम रिसेसिव एलील कह देते हैं। समझ आ गई बात। हाइब्रिड का मतलब ये है कि जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चा है वो पेरेंट से अलग, तब वो हाइब्रिड कहलाता है। सिंपल। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर। अब हम मेंडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो मेंडल के बारे में अगर हम बात करें तो मेंडल ने 1865 में मेंडल को मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा, और बाद में इसको मेंडल को हमने क्या कह दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दिया था। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल ने क्या करा, कहा कि भाई साहब देखो, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से कोई गुण दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पौधे को चुना। कौन सा पौधा, मटर का पौधा, गार्डन पी जिसको कह देते हैं। ठीक है, मटर का पौधा चुना और उसको चुन करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। क्या नाम होता है, पाइसम सटाइवम। ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया देश है, जहाँ की राजधानी कहाँ होती है, वियना। वहीं के ये रहने वाले थे, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इनका मेन काम था, मेन गोल था ये दिखाना कि भाई साहब कुछ ना ऐसे, कुछ तो ऐसा चीज है जो पेरेंट से, जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। तो अब सीधे किसी को पकड़ तो नहीं सकते थे इंसान को, तो इन्होंने क्या करा, एक पेड़ कुछ पकड़ लिया, एक पौधे को पकड़ लिया। कौन से पौधे को, मटर के पौधे को पकड़ा। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सर मटर का पौधा ही क्यों, इस दुनिया में बहुत सारे पौधे हैं, मटर का पौधा ही क्यों, तो सुनना क्यों, बहुत इत्मीनान से सुनते रहो। ये क्लास के बाद पीडीएफ में ग्रुप में डाल देता हूँ, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां आराम से पढ़ लेना, अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। इन्होंने मटर का पौधा चुना क्यों, उसका कारण है, पहला ये कि मटर का पौधा बहुत कम समय में, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है इसका। ठीक है, जैसे मान लो 10 दिन में या 15 दिन में नया एक पेड़ बन जाता है। ठीक है, पूरा पूरा पेड़ बन जाता है, तो उसको आसानी है पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने में आसानी है। दूसरा ये है कि इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हरा होता है, इसके फूल अलग अलग रंग के होते हैं, इसका बीज अलग रंग का होता है। ठीक है, उसका शेप अलग होता है, इसकी हाइट अलग होती है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है इसके पास, तो ये भी आसानी हो जाएगी कि हम देख लेंगे कि क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे में। तीसरा ये सेल्फ पॉलिनेटिंग, मतलब चाहे तो हम एक मटर के पेड़ को इसी के बीज से हम ये करा सकते हैं, क्रॉस करा सकते हैं। समझ आ गई बात। ठीक है, चौथा ये है कि हम चाहे तो एक मटर के पेड़ को दूसरे मटर के पौधे से हम क्रॉस करा सकते हैं और नया कुछ निकाल सकते हैं, और ये भी कितने दिन में, 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं इनके पास थी। पांचवा एक और फायदा था कि एक मटर का जब पौधा लगाते हैं, तुम्हें पता है कि एक मटर में कई सारे मटर उगते हैं। अब उस मटर से तुम्हें बीज भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो बहुत आसान था इसको ग्रो करना, इसकी सारी चीजें अध्ययन करना, इसलिए इसको चुना गया। अब मेंडल ने क्या करा कि मुख्यतः 7 चीजें चुनी। किसके, मटर के पौधे के। क्या क्या चीजें चुनी, जरा सुनना। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर था, कौन सा ऐसा फीचर था जो कि मेंडल ने नहीं चुना था। इसमें से 3 तुम्हें ऑप्शन में दे दिया जाएगा और एक कोई अलग रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना यहाँ से बाबू। इन्हीं 7 में से 3 तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा, एक चौथा जो रहेगा वो कुछ अलग रहेगा, और वही ऑप्शन रहेगा कि हाँ भाई ये जो है मेंडल ने नहीं चुना था। क्या क्या चुना था, ध्यान से चुनना। पहला पहला उन्होंने चुना था प्लांट हाइट को। ठीक है, कि पेड़ का जो हाइट है वो कैसा है, लंबा है या नाटा है, टॉल है या डॉर्फ है। दूसरा उन्होंने चुना था कि जो फ्लावर है, इस पर फूल है, उसका रंग कैसा है, वॉयलेट है यानी बैंगनी है या व्हाइट है। 2 अलग अलग वैरायटी चुने थे। तीसरा उन्होंने चुना था कि फ्लावर का पोजीशन कहाँ पर है। यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, लोग कंफ्यूज हो जाता है फ्लावर का पोजीशन क्यों इस्तेमाल करेंगे। कि फूल का पौधा उन्होंने देखा था, फूल का जो पोजीशन था वो देखा था कि या तो एक्सियल है, एक्सियल मतलब मेन एक्सिस पर है, और या बिल्कुल टर्मिनल पर है, मतलब किनारे पर है। ठीक है, अगर बीच में है तो मान लिया कि ठीक है एक्सियल है, और बिल्कुल किनारे पर अगर पोजीशन है तो उसको टर्मिनल मान लिया। 2 इसके चुन लिए। ठीक है, और पॉड शेप की बात करें, पॉड शेप मतलब जो फली आती है ना, ठीक है, जो फली होती है मटर की उसको पॉड कहते हैं। तो उस फली का शेप कैसा है, आकार कैसा है, अगर फूला हुआ है तो इन्फ्लेटेड मतलब बिल्कुल गोल है, और कहीं कहीं धसा हुआ है तो उसको कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और पॉड का कलर,
जो उसकी फली होती है उसकी या तो हरी होती है या तो पीली होती है, ये 2 कैरेक्टर लिए। और उसके अलावा सीड जो इसका बीज है उसका शेप और बीज का कलर, ये 2 चीजें ली, ठीक है। और ये जितने कैरेक्टर दिख रहे हैं ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब अगर ये दोनों साथ में होंगे तो इनमें से दिखेगा कौन, ये वाला दिखेगा, पहली बात, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे, अभी देखेंगे, जस्ट रुक जाओ। तो ये 7 कैरेक्टर उन्होंने चुन लिए, किसने चुन लिए, मेंडल ने चुन लिए। अब आगे आ जाओ। अब एक एक करके उन्होंने क्रॉस करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम एक को अगर समझ गया ना तो बाकी सारी चीजें समझ जाएंगे। उन्होंने एक कैरेक्टर क्रॉस कराया, कौन सा कैरेक्टर, उन्होंने हाइट को पकड़ा, किसको पकड़ा, हाइट को। तो हाइट में हमने देखा प्लांट के हाइट में 2 हाइट लिए थे, एक तो था टॉल और एक तो था ड्वार्फ। टॉल वाला क्या था, डोमिनेंट फेज में था, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ड्वार्फ वाला वो है जो रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब ये छुप जाता है। कैसे छुपता है अभी पता चलेगा, देखना ध्यान से। तो इन्होंने क्या करा, एक ऐसा पेड़ ले लिया जो लंबा था और एक ऐसा पौधा ले लिया जो छोटा था। अब इसका गैमिट बनाया, मैंने बताया था आपको गैमिट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ये दोनों अलग अलग बन जाते हैं, जैसे एक टी और एक टी, 2 टी बनेंगे इससे, और इसके भी 2 स्मॉल टी बनेंगे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो इन्होंने क्या करा है कि एक ही टी लिया है। क्यों एक ही टी लिया है बताना जरा, तुम्हारे अंदर सेंस है, दिमाग है तो बताना जरा। इसलिए एक ही टी दोनों में लिया है क्योंकि दोनों सेम सेम है, मतलब ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों जब सेम टाइप के हैं तो 2 क्यों लेना, एक ही ले लेते हैं और उसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। हम मान लें कि हाँ भाई ऐसा 2 बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इससे गैमेट बनाया, तो एक टी इसका और एक स्मॉल टी इसका। अब इन दोनों को मिला करके एक नया पेड़ बनाया। नया पेड़ जब बनाया तो देखा कि भाई साहब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिला करके जो नया पेड़ बना है वो भी लंबा है, वो भी कैसा है, लंबा है। तो यहां से पता लगा है कि भाई साहब ये जो कैपिटल टी है यानी टॉल पौधा है वो डोमिनेंट है। वो कैसा करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, देख सकते हो आप। और इसको नाम दे दिया फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, और इन्होंने जो पहली पीढ़ी, इस पेड़ से जो पहली पीढ़ी निकली है वो कैसी है, लंबी है। अब उसने कहा कि संतुष्टि इससे नहीं मिलेगी, हम इसको एक और बार क्रॉस कराते हैं। तो इसने क्या करा कि सेम इसी के जैसा पौधा जो कैपिटल टी और स्मॉल टी से बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी से बना है, वैसे जो 2 पौधे थे उनको आपस में क्रॉस कराया, इसी के 2 बीजों को आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद देखा कि इससे भी गैमेट बनेंगे। इससे क्या गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इससे क्या गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो होगा क्या, इसका कैपिटल टी एक बार इस दोनों से मर्ज होगा और इसका स्मॉल टी एक बार इन दोनों से मर्ज होगा। तो अगर इसका कैपिटल टी इसके कैपिटल टी से मर्ज होगा तो क्या बनेगा, 2 कैपिटल टी बनेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा, इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से मर्ज होगा तो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो ऐसा पेड़ बनेगा। तीसरा बच्चा जो होगा, तीसरा जो प्रोजेनी होगा वो कैसा होगा जरा देखना। इसका स्मॉल टी इसके कैपिटल टी से मिलेगा तो दोनों मिलके ऐसा बना लेंगे, फिर इसका स्मॉल टी इसके स्मॉल टी से मिलेगा तो ऐसे बना लेंगे। ये 4 पौधे बनेंगे। ये कौन सा जनरेशन कहलाएगा, ये सेकंड जनरेशन कहलाएगा, इसमें 4 पौधे बनेंगे। अब जरा मुझे बताना इन चारों में क्या क्या फर्क है। तो मैंने आपको बताया जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप बताने का मतलब है कि जेनेटिक रूप से कौन कैसे दिख रहे हैं। तो ये अलग दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है, और ये अलग दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो 1, और ये दोनों सेम है तो 2 और 1, ठीक है। यानी ये एक अलग है, ये दोनों सेम है, और ये फिर अलग है एक। तो 1 to 1 जीनोटिपिक है, लेकिन दिखने में कैसे हैं, ये तीनों को तीनों लंबे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या हो जाएगा, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ है, यानी 1 नाटा, 1 ड्वार्फ यानी 3:1। तो क्या हम लिख सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1। समझ आ गई बात। ये कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों मोनोहाइब्रिड, क्योंकि सिर्फ एक ही कैरेक्टर को हमने क्रॉस किया है। ये पूरा का पूरा खेल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और यहां से ये सारी चीजें निकल के आई थी। दूसरा क्या किया मेंडल ने, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। नाम से पता चल रहा है यहां पर कितने 2 कैरेक्टर लिए गए होंगे, डाई मतलब 2। अब 2 कैरेक्टर लिए, कौन कौन से, सीड लिया, सीड का एक तो उसका राउंड शेप और येलो कलर, 2 चीजें, 2 कैरेक्टर उसने उठाई, ठीक है। दूसरा सीड लिया जिसमें क्या था, रिंकल्ड था, मतलब ऐसे देख सकते हो धसा 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 हुआ था, और ग्रीन कलर था। तो 2 कैरेक्टर है, कलर और उसका शेप, कलर और उसका शेप, तो 2 कैरेक्टर लिया। अब बोला कि 2 कैरेक्टर उठा के देखते कि भाई सब क्या क्या ट्रांसफर होता है। जब इसका गैमेट बना, अच्छा ये कैपिटल आर क्या दिखाता है, ये दिखाता है राउंड को, ठीक है, राउंड को। और ये कैपिटल वाई किसको दिखाता है, येलो को दिखाता है। वैसे ये स्मॉल आर किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिंकल्ड को, यानी धसे हुए को। और स्मॉल वाई किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ग्रीन कलर को।
अब जब इसके गैमेट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इसका एक आर इसमें जाएगा और इसका एक वाई इसमें जाएगा, तो ये गैमेट हो गए, आधा आधा हो जाते हैं। इसका स्मॉल आर इसमें जाएगा, एक स्मॉल वाई इसमें, मतलब दोनों कैरेक्टर से एक एक जाएंगे, तो ये बन गया गैमेट। अब इन दोनों को मिलाकर जो है नया पेड़ बनेगा, तो देख सकते हो इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई, इसका स्मॉल वाई, मिलकर के ये बना लेंगे। तो देखा कि जो ये पेड़ बना है इसका शेप कैसा है और इसका कलर कैसा है, तो देखा कैसा है, राउंड सीड है और येलो सीड है। बोला कि ठीक है भाई, बिल्कुल सेम फॉलो कर रहा है जैसा हमारा मोनोहाइब्रिड कर रहा था, ठीक है, कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे को मिल जा रहा है। मतलब ये कैपिटल आर वाला और कैपिटल वाई वाला ही इसमें शो कर रहा है, छोटे आर और छोटे वाई वाले गायब हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या करा कि सेम इसी के बीच से, इसी वाले से, जैसे एक और आर आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले से क्रॉस करा दिया। तो जब ऐसे क्रॉस कराया तो इन्होंने देखा क्या कि भाई साहब यहां से कैसे बीज बनेगा, जरा बताना मुझे। एक ऐसा बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर एक कैसा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर एक तीसरा बनेगा, क्या कौन सा बनेगा, स्मॉल वार कैपिटल वाई और स्मॉल वार स्मॉल वाई, ठीक है। जैसे यहां देखो ये आर है और वाई है। अब इससे मुझे गैमेट बनाना है, कैसे बनेगा, तो एक तो इसका आर आ जाएगा और एक इसका बड़ा वाला वाई आ जाएगा, पहला। दूसरा गैमेट कैसे बनेगा, ये कैपिटल आर आ जाएगा और इसका छोटा वाला वाई आ जाएगा, ठीक है। तीसरा गैमेट कैसे बनेगा, इसका आ जाएगा छोटा वाला आर और इसका आ जाएगा बड़ा वाला वाई। चौथा गैमेट कैसे बनेगा, छोटा आर छोटा वाई। तो ये 4 गैमेट बन करके आएंगे, कैसे आएंगे, 4 गैमेट बन करके आएंगे, समझ आ गई बात। तो 4 गैमेट इसके और सेम है तो 4 गैमेट ऊपर। अब इनको मिलाना, जैसे ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों को मिला दिया तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिल गए। वैसे ही अब ये कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर वाई ये दोनों मिलेंगे तो कैसे बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे। ऐसे कर करके इन्होंने क्रॉस करा। अब क्रॉस करा करके जो फाइनल रिजल्ट इनको मिला वो कुछ ऐसा मिला, देखो 9:3:3:1 ये उनका रेशियो आया। अब ये 9 क्या था, 9 था जो डोमिनेंट कैरेक्टर था। कौन था डोमिनेंट कैरेक्टर, ये वाला, मतलब राउंड और येलो वाला, ठीक है, वो 9 आ गया। दूसरा 3 आया येलो और रिंकल वाला, मतलब हाइब्रिड कैरेक्टर आया, देख रहे हो, जो रिंकल था वो ग्रीन था, लेकिन अभी जो 3 आया है वो कैसा है, रिंकल है लेकिन येलो है। तीसरा जो 3 आया वो कैसा आया, वो आया आपका ग्रीन और राउंड, ये भी हाइब्रिड कैरेक्टर आया, देख रहे हो ना, ग्रीन के साथ रिंकल था लेकिन ग्रीन के साथ यहां पर कौन आया, ग्रीन प्लस ग्रीन के साथ कौन आया, राउंड, यहां पर आया येलो के साथ रिंकल। और जो एक आया वो एक कौन आया, रिंकल्ड प्लस ग्रीन, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टर तो भाई साहब 2 कैरेक्टर जो है दूसरी पीढ़ी में भी रिवाइव किए, लेकिन ये 2 हाइब्रिड कैरेक्टर बने, ठीक है, 2 हाइब्रिड कैरेक्टर बने। और ये किसका रिजल्ट थे, डाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था। समझ आ गई बात, क्या रेशियो आया, ये फिनोटाइपिक रेशियो है, देखने में ऐसे लग रहा है तो फिनोटाइपिक 9:3:3:1। अच्छा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो था ये वाला। अब इसको याद करने का तरीका क्या है सर, देखो बहुत आसान है, जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे सुनना, ध्यान से देखना। जैसे ये इधर से देखो 1 2 1 2, कैसे 1 2 1 2। अब इधर लेफ्ट साइड आ जाओ, इधर राइट से लेफ्ट आओ, 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 इधर से और 1 2 1 2 इधर से, और बीच में 4 लिख दो, बस हो गया। ये होता है जीनोटाइपिक रेशियो किसका, डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। अब इसके बिहाव पर मेंडल ने कुछ लॉ दिए। कौन कौन से लॉ थे, पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोला, बोला कि भाई साहब देखो, जब 2 एलील हैं सॉरी, जब 2 एलील हैं जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें एक ही एलील दूसरे को दबा दे रहा है, ठीक है, दबा दे रहा है, तो हम उसको कहते हैं डोमिनेंट। क्या कहते हैं, डोमिनेंट, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब एक दूसरे को दबा दिया और उसका कैरेक्टर खा गया और खुद दिखने लगा, समझ रहे हो ना, तो इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा उसने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन कब हो रहा था, तुम देख रहे थे, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनानी है तो हमें गैमेट बनाना था, तो गैमेट बनाने के लिए क्या होना था, एलील को अलग अलग होना था। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये बट करके कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गए थे, तो जब सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा उन्होंने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें यह था कि अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग असॉर्ट कर रहे हैं। तुमने देखा ना कि भाई साहब शुरू में ग्रीन और क्या था, रिंकल था, लेकिन जो हमारा रिजल्ट मिला डाइहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें ग्रीन के साथ येलो भी आ गया था और रिंकल के साथ येलो भी आ गया था,
ठीक है, ग्रीन के साथ सॉरी राउंड भी आ गया था और रिंकल्ड के साथ येलो भी आ गया था। तो ये मिक्स कैरेक्टर आया, मतलब ये इंडिपेंडेंटली ये सॉर्ट कर रहे हैं, खुद से आजाद हैं, किसी के साथ कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 लॉ बताए किसने? 3 लॉ बताए किसने? मेंडल ने। शुरू के जो 2 लॉ हैं मेनली ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे जुड़ा हुआ है? डाइहाइब्रिड क्रॉस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो अब एक थ्योरी आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, किसने दिया और कब दिया? तो दिया था इसको सट्टन एंड बावरी ने, ये याद रखना है, सट्टन बावरी हो गया था। ठीक है, सट्टन और बावरी इन दोनों ने इसको दिया। कब दिया था? 1902-1903 के आसपास में इसको दिया था। कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उतना समझना। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जीन्स जो कि किसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तुम्हें पता था कि ऐसे होता है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर खूब डिटेल में हमने पढ़ा था, इसके अंदर बैठा है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अब इस डीएनए में क्या है? डीएनए में ही जीन है। तो वही बात है, अगर हम सीधा सीधा कह दें कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए जीन है तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोला ये कि जैसे मेंडल ने कहा कि कोई एक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, वैसे ही इन्होंने कहा कि भाई साहब जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम पर बैठे हुए हैं वो भी मेंडल के फैक्टर की तरह, एलील की तरह काम करते हैं। जब हम मियोसिस कराते हैं, तो आप मियोसिस करा रहे थे, देख रहे थे ना क्रोमोसोम की संख्या घट रही थी, याद आ रहा है? मियोसिस में, माइटोसिस से मियोसिस जब हम कर रहे थे तो उसमें क्या क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जा रही थी। तो इसने कहा कि भाई साहब ये जो आधी हो रही है ना, वो कैसे काम करती है? काम करती है बिल्कुल मेंडल के थ्योरी की तरह। कैसे? यहाँ पर देखना, जरा समझना। ये एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस है, ये क्रोमोसोम का मान लो हमने क्या कॉम्बिनेशन ले लिया। यहां देख सकते हो ये क्रोमोसोम है रेड वाला, वाई वाई वाला, और ये देख रहे हो छोटा वाई वाला। ये कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर वाला, और ये कॉम्बिनेशन है स्मॉल आर वाला। मान लो इससे गैमेट बनाना है, तो वाई और वाई वाला और आर वाला दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, कैपिटल वाले एक साथ और स्मॉल वाले एक साथ आ जाएंगे, सिंपल। अब दूसरा ये होगा कि भाई साहब मतलब गैमेट नहीं, सॉरी, मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने के बाद आधा आधा हो जाएगा, तो आधा इधर और आधा इधर और बाकी मेरे पीछे, तो आधा इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे। ठीक है, मियोसिस के बाद से। अब एक और चीज हमने देखा था, मियोसिस 1 के बाद से क्रोमोसोम नंबर आधे हो रहे थे, लेकिन मियोसिस 2 के बाद से, हाँ, और 2 नए वो बन रहे थे, सेल बन रहे थे, न्यूक्लियस बन रहे थे। मियोसिस 2 के बाद से क्या हो रहा था कि ओवरऑल 4 बन रहे थे। ठीक है, तो तुम्हें इससे 4 बनाने हैं, तो पहले इनमें से क्या करा, इनमें से 2 बना लिए, और इन 2 से हमें 2 2 और बनाने हैं। तो तुम एक बात बताओ, इसके भी आधे आधे करने पड़ेंगे, तो एक कैपिटल वाई इसमें जाएगा और एक कैपिटल आर इसमें जाएगा। ठीक है, एक कैपिटल वाई दूसरे में जाएगा और एक कैपिटल आर दूसरे में जाएगा, तो ये 2 अलग अलग बन जाएंगे। वैसे ही इसमें स्मॉल वाई और स्मॉल आर एक बना लेगा, एक आधा स्मॉल वाई और स्मॉल आर एक अलग बना लेगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम ऐसे होगा। तुम देख सकते हो कि जो डिवीजन हो रहा है, जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? वो बिल्कुल मेंडल के थ्योरी की तरह काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। वो सारी बातें जो मैंने आपको समझाई वहां पर लिखी गई है। जैसे क्रोमोसोम होता है, वो क्या हो जाता है, डिप्लॉयड सेल में जो होता है वो पेयर में होता है। तुम्हें पता है जैसे एक्स 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 वाई, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, सारे जोड़े में होते हैं एक साथ। मियोसिस के दौरान क्या हो जाता है, वो आधे हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, तो ये बात भी उन्होंने कहा था। और हर जो गैमेट है वो क्या हो जाता है, आधा क्रोमोसोम रिसीव करता है, ये भी मैंने आपको बताया था, हैप्लोइड क्रोमोसोम रिसीव करता है। ठीक है, और ये बिल्कुल कैसा काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंटली काम कर रहा है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, जो कि मेंडल ने जैसी थ्योरी में अपने बताई थी। ठीक है, तो ये मेंडल के थ्योरी के हिसाब से काम कर रहा है। उसके अलावा देखो, इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, सटन बावरी ने क्या करा था, मेंडल के लॉ को अपना आधार बनाया था और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। ये यहाँ पर देख सकते हो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंडल के कुछ एक्सेप्शन पे। मेंडल ने जो लॉ दिया उसका कुछ एक्सेप्शन थे। जैसे पहला एक्सेप्शन निकल के आता है, उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है अपूर्ण प्रधानता। ठीक है, इसमें ये था, देखो मेंडल ने क्या कहा था कि भाई साहब एक कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर दोनों जब जाएंगे तो जो दिखेगा, जो डोमिनेंट है वही दिखेगा। ठीक है, या जो दूसरे जनरेशन में जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि दोनों में से ही दिख रहे थे, दोनों में से ही दिख रहे थे, ऐसे कैरेक्टर दिख रहे थे जो दोनों में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, कोई नया नहीं दिख रहा था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, जरा देखना यहाँ पर क्या हुआ कि 2 अलग अलग पेड़ थे। ठीक है, 2 अलग अलग कैरेक्टर हों और दोनों ना दिखे। जैसे मान लो, देखा, एक एग्जाम्पल है
4 ओ क्लॉक प्लांट होता है, जिसको 4 बजिया फूल हम लोग कहते थे। ऐसा फूल जो 4 बजे खिलता था। तो इसके 2 वैरायटी होते हैं, या तो ये लाल होता था या तो ये व्हाइट होता था। तो हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट ने इसको क्रॉस कराया, लाल वाले को व्हाइट वाले के साथ क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद देखा जो फूल आ रहा है भाई वो पिंक आ रहा है। हालांकि जब मेंडल के हिसाब से या तो लाल आना चाहिए या पीला आना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, लेकिन ये जो फूल आया है वो पिंक आ गया। तो उसने कहा भाई यहाँ तो अलग फ्रॉड चल रहा है। किसने कहा? जो ये कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इसने पूरा पूरा मंडल के लॉ को नकार दिया। और यहाँ एक और चीज निकल के आई कि भाई साहब जो जीनोटिपिक रेशियो है और जो फिनोटिपिक रेशियो है, दोनों के दोनों सेम है। देख रहे हो, 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट। ठीक है, मतलब जो प्योर है, जैसे आर आर है वो तो रेड है, जो स्मॉल आर है वो तो व्हाइट है, लेकिन जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इनको मिलकर के क्या बनाना चाहिए था? मेंडल के हिसाब से इसको व्हाइट बनाया, रेड बनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा ये रेड नहीं है, पिंक है। कैसा है? पिंक है। ठीक है, ये पिंक है। तो ये चीजें निकल के आई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या हुआ, ये भी अलग है। को डोमिनेंस में ये हुआ कि दो अलग अलग एलील हैं, जैसे मान लो ए है बी है। तो मेंडल के हिसाब से ये है कि भाई साहब अगर ए बी दोनों आपस में मिलते हैं तो या तो ए एक्सप्रेस करेगा या तो बी एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेंट होगा वही दिखेगा। लेकिन हुआ क्या कि एक कैरेक्टर ऐसा दिखा जो ब्लड हमारा होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी से आ रहा है ए, तुम्हारे मम्मी से आ रहा है बी। तो जब दोनों मिलते हैं ना आपस में, तो ब्लड ग्रुप या तो ए दिखना चाहिए या तो बी दिखना चाहिए, लेकिन जो ब्लड ग्रुप बनता है वो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है, मतलब दोनों का गुण दिख रहा है। तो जब दोनों का गुण दिख जाए तो उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस या सप्रधानता। सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। ठीक है, इसका भी रेशियो आप देख सकते हैं 1:2:1 ही होता है, सिमिलर होता है दोनों का। अब तीसरा एक एक्सेप्शन था, वो था मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या था कि जब एक जीन, ठीक है, एक जीन व्हेन अ जीन हैज मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म्स, मतलब एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स हो। जैसे तुम्हें पता है, हम जब ब्लड पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि भाई साहब ये जो ब्लड ग्रुप ए है, इसको जैसे आई ए ये दोनों मिलेंगे तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, और आई ए आई ओ दोनों मिलेंगे तो भी ब्लड ग्रुप ओ होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी से आ रहा है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए का जीन आ रहा है, तुम्हारी मम्मी से भी ए का जीन आ रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए होगा। हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे पिताजी से ऐसा जीन आ रहा है जो ओ है, ओ ग्रुप को फॉलो करता है, और तुम्हारी मम्मी से मान लो ऐसा आ रहा है कि जिसमें ए ब्लड ग्रुप को फॉलो कर रहा है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो भी ये ग्रुप ही बनता है। तो भी क्या ग्रुप बनता है? ए ग्रुप ही बनता है। तो तुम देख सकते हो कि एक ही कैरेक्टर को दो अलग अलग एलील मिलकर के इसको डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। नाम से पता चल रहा है मल्टीपल एलील है इसमें। प्लियोट्रॉपी में क्या हो जाता है कि एक ही जीन अलग अलग कैरेक्टर को, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो कि एक ऐसा जीन था जो हेयर के कलर को लाल भी कर रहा था, और मान लो हाइट को भी देख रहा था, बाल का लेंथ भी देख रहा था, तुम्हारे स्किन का कलर भी देख रहा था। मतलब एक ही जीन अलग अलग चीजों को देख रहा है, एक ही जीन अलग अलग कैरेक्टर को देख रहा है, तो वो कहलाता है प्लियोट्रॉपी। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या हो जाता है कि इसका एक ऐसा जीन है जो आरबीसी है, उसका शेप भी खराब कर देता है, और उसका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है इसको भी अफेक्ट कर देता है। ठीक है, ये दो दो प्रभाव डालता है, तो एक से ज्यादा जब प्रभाव डाल रहा है तो कहलाता है प्लियोट्रॉपी। अब पांचवा देख लो, एक होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या हो जाता है कि एक ही ट्रेट को कई सारे जीन मिलकर के उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर स्किन का कलर, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट, ये सारे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है लिंकेज। लिंकेज में ये होता है कि मान लो दो जीन है, ठीक है, एक ही क्रोमोजोम पर, एक ही क्रोमोजोम पर आसपास में बैठे हुए हैं। अब होता क्या है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों साथ में ट्रांसफर करते हैं। कैसे हो जाए? साथ में ट्रांसफर हो जाए, तो हम इसको कह देते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं? लिंकेज, लिंक हो गया दोनों का। इसके बारे में सबसे पहले तो वैसे बताया था बेटिसन और पुनेट ने 1906 में, लेकिन लिंकेज शब्द दिया था टीएच मॉर्गन। इन्होंने क्या कहता है? ड्रोसोफिला, ठीक है, जो मक्खी होती है उस पर इन्होंने अध्ययन किया था, उसकी आंखों का कलर देख करके, और उसके हिसाब पर इन्होंने लिंकेज नाम की, ये जो कंसेप्ट है लिंकेज नाम का, वो दिया था। और ये बताया कि ये वायलेट करता है, मतलब खंडन करता है किसका? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? हमारे मेंडल साहब के द्वारा, मेंडल अंकल के द्वारा, उसका यह खंडन करता है। अब एक और एक्सेप्शन है मेंडल का, वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जैसे मान लो ये दो क्रोमोजोम है, ठीक है, दो क्रोमोजोम है और दोनों सेम है, मतलब सेम गुण रखते हैं, होमोलोगस है,
ठीक है। होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम, सेम एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये। ठीक है, बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं। और तुम्हें एक बात मैंने बताया था कि एक क्रोमोसोम के ये जो दो डंडी आपको दिख रही है, तो इन दोनों डंडियों को हम क्रोमैटिड्स कह देते हैं। और एक ही क्रोमोसोम के दोनों डंडियों को सिस्टर क्रोमैटिड कह देते हैं। एक साथ है ना, तो दोनों बहनें हैं, तो इसलिए हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड कह देते हैं। और अगर एक क्रोमेटिड इसका और एक क्रोमेटिड इसका, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स है, तो इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कह देते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे याद रखना कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। समझ में आ गई बात? ये दोनों के बीच में नहीं होता है, इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये लिंकेज का एक्सेप्शन होता है क्रॉसिंग ओवर। एक होता है एपिस्टासिस। क्या होता है एपिस्टासिस? एपिस्टासिस की बात करें तो ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है, ये एक ऐसा गुण होता है जो ये अगर रहेगा ना तो दूसरे जीन को कवर कर देगा, उसको दिखने नहीं देगा, उसको दिखने नहीं देगा। जैसे हम मान लो सिनेमा में शाहरुख की मूवी हो, शाहरुख की मूवी हो, तो किसी को कोई और को देखने जाओगे, तुम किसी और को देखने जाओगे, उसी को देखने जाओगे। सलमान की मूवी सलमान को देखने जाओगे, अक्षय की मूवी अक्षय को देखने जाओगे, ठीक है ना। उसके सामने कोई भी नहीं दिखेगा, ऐसा होता है ना। एपिस्टासिस भी वैसा ही होता है कि अगर वो है तो दूसरे को दिखने नहीं देगा, जैसे कोट कलर इन माइस, चूहे के बालों का रंग। ठीक है, अब आ जाओ कुछ और टर्मिनोलॉजी से जरा हम देख लेते हैं। जैसे एक होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग तुमने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा। क्लोनिंग का मतलब होता है कि जेनेटिकली किसी चीज का बिल्कुल कार्बन कॉपी बना लेना। ठीक है, जेनेटिकली इस्तेमाल करके, तुम्हारे जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल तुम्हारा कार्बन कॉपी बना लेना, तुम्हारे जैसा बना लेना। जैसे सबसे पहले तुमने सुना होगा डॉली नाम की शिप बनाई गई थी। ठीक है, सबसे पहला क्लोन एनिमल जो था, ये पूछा गया 1996 में बनाया गया था, विल्मट ने बनाया था इसको, शिप। ठीक है, जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके नया जानवर बना लिया। सोच रहे हो, तो इंसान भी बनाया जा सकता था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया क्लोनिंग को। ठीक है, सो इसके अलग अलग टाइप है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला जो क्लोन से बनाया गया जीव था वो था शिप, यानी भेड़, जिसका नाम था डॉली। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बता दी, तो इसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। टोटीपोटेंसी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि प्लांट का अगर एक ही सेल है, एक ही कोशिका है जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा पेड़ बना ले, तो उसको हम टोटीपोटेंसी कह देते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा जीन ऐसा जीन होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और वो क्या हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर जाए, तो हम इसको कह देते हैं प्लाज्मा जीन। ये एक ऐसा जीन है जो कहाँ पाया जा रहा है? वो पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन शब्द की बात करें तो सिस्ट्रॉन शब्द का मतलब होता है कि डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जो क्या कर देता है, वो फंक्शनल है। ठीक है, फंक्शनल है। ठीक है, और यही सिस्ट्रॉन को ही हम जीन भी कहते हैं, इतना ध्यान रखना। सिस्ट्रॉन ही जीन कहलाता है मोटा मोटी। ठीक है, मोटा मोटी सिस्ट्रॉन को ही हम जीन कह देते हैं, क्योंकि जीन ही फंक्शनल होता है, जीन ही एक्सप्रेस करता है, जीन ही दिखाता है कि भाई साहब तुम ऐसे हो वैसे हो, जो भी है। तो सिस्ट्रॉन जो है डीएनए का फंक्शनल यूनिट है, वैसा इकाई है, वैसा एरिया है, वैसा खंड है जो कि जीन को एक्सप्रेस करता है। म्यूटॉन नाम से पता चल रहा है कि म्यूटेशन का एक इकाई है। ठीक है, मतलब डीएनए का एक सबसे छोटा इकाई है जिसके वजह से म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, उसको हम म्यूटॉन कह देते हैं। वैसे ही एक होता है रिकॉन। रिकॉन वो है, मतलब जीन का सबसे छोटा इकाई या डीएनए का सबसे छोटा इकाई जिसके वजह से रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, उसको हम रिकॉन कह देते हैं। ठीक है, रिकॉन कह देते हैं। चलो, अब आ जाते हैं, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओस। जीएमओस से जरा क्वेश्चन पूछ, देखो नाम से पता चल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाई है, मतलब ऐसा जीव है जो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम्हें पता है, जैसे तुम जो फल सब्जी खा रहे हो वो पहले कुछ और तरीके से दिखता था। जैसे आज जो टमाटर दिखता है, वो टमाटर ऐसा लाल खूबसूरत सा नहीं दिखता था, बहुत गंदा सा दिखता था। उसके क्या करेगा, जेनेटिक्स में थोड़े से चेंज कर देगा, पढ़ लेगा कि भाई ये वाला जीन है जो इसको गंदा दिखा रहा है, ये वाला जीन है जिसके वजह से तुम ऐसे दिख रहे हो। अगर वो चेंज कर दिया जाए तो पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाए, नई पीढ़ी में वो दिखेगा क्या, अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल अलग ही शेप है उसका। या मान लो कि कोई फल है, उसमें हमें विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, कोई विटामिन ज्यादा चाहिए, कोई मिनरल ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए जेनेटिक्स उसको मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, जीन्स मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया से जब कोई चीज जीव बनाई जाए, कोई फल बनाया जाए, कोई पेड़ पौधा बनाया जाए, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कह देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे और कुछ चीजें जानो, कुछ और चीजें जानो। जैसे
जैसे अगर हम बात करें तो एक सेकंड, हाँ, तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? पहला ये ताकि फसल का उत्पादन बढ़ सके, दूसरा ये कि कई बार होता है कि मान लो ऐसा एक पेड़ था जिसमें जनरली क्या हो रहे थे, कीड़े लग जा रहे थे तो उसकी फसल हो नहीं रही थी, तो हम क्या करें, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसमें कोई केमिकल भर दिया, इसकी वजह से अगर कोई कीड़ा बैठा तो मर जाएगा। तो हम इसके लिए भी करते हैं ताकि हमें कोई खेती में कुछ ना डालना पड़े, खाद वगैरह ना डालना पड़े, पौष्टिक या न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब फायदे के लिए अपने करते हैं हम, जो भी ये कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देख लो क्या होता है, प्रोसेस बिल्कुल शॉर्ट में देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो कि प्रोसेस में ये होता है कि जो भी तुम्हारे इच्छा अनुसार चाहिए कि भाई साहब मुझे, जैसे आजकल तुम देख रहे हो कि लड़के लोग करेक्ट अपना जेंडर चेंज करा दे रहे हैं, लड़कियां अपनी जेंडर चेंज करा दे रही है अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो अपनी इच्छा के अनुसार अगर कोई चीज चेंज करना है तुम्हारे अंदर तो जेनेटिकली मॉडिफाई कहते हैं। वही होता है, सबसे पहले क्या है, तुम पहले इच्छा पहचानो कि क्या तुम्हें चेंज करना है, वो उसका जीन पकड़ो, उसका जीन पकड़ करके ले आओ और देखो कि कौन इस जीन को अंदर लेकर के घुस सकता है, ठीक है। जो लेकर के घुसता है उसको हम वेक्टर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वेक्टर कह देते हैं, जो जीन को अंदर लेकर के जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ले लिया, वेक्टर को में हम इसने क्या कर दिया, उस वेक्टर में थोड़ा सा कट लगा करके हम इसको ऐड कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं और ये जाता है अंदर में, ये धीरे से वहां पर चिपका देता है, सेल के अंदर घुस करके चिपका देता है और चिपकाने के बाद ये जीन काम करने लगता है, ये निकल के बाहर आ जाता है या डिजोल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये तरीका होता है पूरा का पूरा, बहुत डिटेल काम है ये, बट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अब देखो कुछ एग्जाम्पल जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन, खास करके मैंने एनसीईआरटी का ही उदाहरण लिया है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। ये खूब सुना होगा तुमने बीटी कॉटन का नाम। बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो बीटी से होता है बैसिलस thuringiensis। क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। हुआ क्या कि एक ऐसा बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis जिसके पास एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल है, उसको निकाला गया और एक पेड़ में डाल दिया गया, ठीक है, इस कॉटन के पेड़ में डाल दिया गया। देखा गया क्या कि एक कीड़ा लग जाता है, बॉलवर्म, ठीक है, बॉलवर्म कीड़ा लग जाता है और इस पूरे फसल खराब कर देता है। तो उन्होंने क्या करा, बैसिलस thuringiensis से वो केमिकल निकाला जो जहरीला था और इसमें डाल दिया। डालने के बाद देखा गया क्या, ये जो बॉलवर्म था ये आया खाने के लिए, जैसे खाया वो केमिकल उसके मुंह में गया और मर गया वो, ठीक है, वो जहर का काम करता है, ठीक है, तो मर गया। तो एक तो ये उदाहरण है। दूसरा है गोल्डन राइस, यही दोनों पूछा जाता है और यही दोनों आपको याद रखना है। गोल्डन राइस में क्या था कि विटामिन ए बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विटामिन ए बढ़ाने के लिए गोल्डन राइस बनाया गया था। उसमें क्या करा गया था कि बीटा कैरोटीन के लिए, बीटा कैरोटीन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन चाहिए, उस जीन को इनहेंस कर देगा, उस जीन को इसमें डाल दिया गया। समझ आ गई बात? मेन याद रखना है गोल्डन राइस का विटामिन ए के लिए बढ़ाया जाता है, ये 1 लाख बार पूछा गया है तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक टोमेटो मतलब एक ऐसा टोमेटो बनाया गया जो देर से पके। तुम्हें पता है ना कि टोमेटो क्या जाता है, टमाटर जल्दी से घुल जाता है या मुलायम हो जाता है, ठीक है, गलने लगता है। तो टाइट रहे, ज्यादा समय, लंबे समय तक टाइट रहे, घुले ना, उसके लिए फ्लावर सावर नया टोमेटो बनाया गया, ठीक है। और कुछ ऐसे जानवर जैसे माइस बनाए गए, शिप बनाए गए, कई सारी चीजें बनाई गई, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमन का इंसुलिन है, ह्यूमेलिन जिसको कह रहे हैं, वो भी बनाई जा रही है अभी 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 ये काफी ज्यादा इस पर काम चल भी रहा है वैसे, ठीक है। इसका इकोलाई बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल करके ये ह्यूमेलिन बनाने की कोशिश करी जा रही है। जेनेटिकली मॉडिफाई के फायदे क्या क्या है कि प्रोडक्शन हाई हो, उत्पादन हाई हो, ठीक है, बीमारी से बचाता है, पोषण में सुधार देता है और औषधि और औद्योगिक रूप से वो फायदेमंद होता है। रिस्क क्या क्या है कि इसके वजह से कई सारे एलर्जी होते हैं, दिक्कतें कर सकता है, तुम भी खाओगे तो तुम्हें भी तो नुकसान करेगा ही, ठीक है। और तुम जिस जीन को टारगेट कर रहे हो तो हो सकता है दूसरे जीन में भी ये पहुंच जाए, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तीसरा ये है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में, हम जब पढ़ेंगे इकोलॉजिकल, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, तो मैं वहां पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में सारी बातें हैं। भारत में इसको कौन कंट्रोल करता है, तो भारत में इसको कंट्रोल करता है जीईएसी। कौन? जीईएसी। जीईएसी का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये किसके अंडर आती है? आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इतना डिटेल में तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, जहां तुम पेड भी पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। और अगर तुम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो पढ़ना है ना, जहां भी शॉर्टकट पढ़ना है जाके पढ़ लो, मेरे भी वन शॉट पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, और वो मोर देन इनफ एग्जाम निकालने के लिए। अभी भी तुम देख सकते हो सारे एग्जाम वहां से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या लेवल जा रहा है एग्जाम का और क्या लेवल होने वाला है।
और मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं कर रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा एफर्ट मुझे लग रहा है, ठीक है ना? मैं भी चाहूँ तो आऊँ और 20 मिनट का एक वीडियो बनाकर तुम्हें दे दूँ और आसानी से लुभा करके चला जाऊँ, बट मेरा को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। कम लोग देखें, 5 बच्चे देखें, लेकिन क्वालिटी चीज़ें देखें, ठीक है? क्योंकि जिस दिन वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, उस दिन उनको पता चलेगा कि इसकी अहमियत क्या है, ठीक है? चलो, भारत में बीटी कॉटन क्या है? अप्रूव्ड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक शब्द होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक विचलन। इसमें क्या होता है समझना कि जब किसी छोटी जनसंख्या में जीनों की आवृत्ति में परिवर्तन संयोगवश हो जाता है, तो उसे हम अनुवांशिक विचलन कह देते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन था, ठीक है? उसमें से क्या हुआ कि मान लो 1 लाख लोग रहते थे, 1 लाख लोग रहते थे। अब अचानक क्या हुआ, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ घटना घट गई, तो उसमें सिर्फ 1000 लोग बच गए या 500 लोग बच गए, ठीक है? अब ये 500 लोग, ठीक है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? अब कहीं जा करके बढ़ाएंगे या किसी दूसरे तरीके से बढ़ाएंगे। तो अगर ये करते हैं तो उसके हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये क्या हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होता, मतलब जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो इनको ऐसा नहीं कर रही है, ठीक है? ये खुद अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि भाई साहब हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी का एग्जांपल है, एक है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या है कि मान लो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो एक जगह से कहाँ चले गए, दूसरी जगह चले गए, ठीक है? दूसरी जगह चले गए, ठीक है? और मान लो कि यहाँ एक जगह था नाइजीरिया में, 1000 लोग रह रहे थे, ठीक है? 1000 लोग रह रहे थे या 10,000 की एक पॉपुलेशन थी, एक ग्रुप था जो रह रहे थे। अब हुआ क्या, यहाँ पर कई सारी दिक्कतें आ रही थी, कई सारी दिक्कतें आ रही थी। इनमें से 500 लोग निकले और 500 लोग निकल करके कहाँ, अमेरिका पहुंच गए। अब अमेरिका जाकर के ये 500 लोग धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर, इनकी आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई, काफी ज्यादा बढ़ गई। इन्होंने अपने दम पर बढ़ाया, किसी का कोई योगदान नहीं है, ठीक है? तो हम इसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं या संस्थापक प्रभाव कहते हैं सिंपली। इसमें नया पॉपुलेशन बनाते हैं, ये बिल्कुल क्या करते हैं, नया पॉपुलेशन बनाते हैं। इसमें से सिर्फ कुछ लोग गए और बिल्कुल नया पॉपुलेशन वहां पर बना दिया, ठीक है? सिंपल। उसी का एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, मिक्स्ड पॉपुलेशन इन यूएसए शोज हायर जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू फाउंडर इफेक्ट। अब आ जाओ बोटल नेक इफेक्ट पर। बोटल नेक इफेक्ट में क्या हो जाता है कि व्हेन ए पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूसेस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, द रिमेनिंग फ्यू इंडिविजुअल्स डिटरमाइन फ्यूचर जीन फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, एक तो वो हो रहा था बिना अपने मन से चले गए। अब यहाँ पर कभी मान लो कोई घटना घट गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, मतलब एक पूरी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, सिर्फ कुछ लोग बचे हुए हैं। ये कुछ लोग ही डिसाइड करेंगे भाई साहब कि हाँ उनकी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। तो इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को हम बोटल नेक प्रभाव कह देते हैं, ठीक है? जैसे चीता की पॉपुलेशन तुम्हें पता है ना कि बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं दुनिया में। बाघ की पॉपुलेशन बहुत कम बची हुई है। तो वही जो बची हुई है ना, उन्हीं का देखभाल या उन्हीं का पॉपुलेशन डिसाइड करेगा कि वो आगे कितना ज्यादा अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है? चलो, ये सारे इसके आउटपुट्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। अब आ जाता है हम सेक्स डिटर्मिनेशन पे। ह्यूमन में कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है समझना। तुम्हें मैंने बताया था कि ह्यूमन में 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम होता है, और एक पेयर होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया था। ऑटोसोम क्या होता है? ये ऐसा क्रोमोसोम जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भाग नहीं लेता। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? ऐसा क्रोमोसोम जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और ये एक जोड़ा ही होता है। फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और मेल में क्या हो जाता है? एक्स वाई होता है। ये पता ही होगा, तुमने पढ़ा ही होगा सब कुछ। एक सेकंड रुक जाओ, जरा मैं पानी पी लूं। ठीक है, आ जाओ। ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑटोजोम जो 22 पेयर है ये लगभग सेम होते हैं, सिर्फ यही एक जोड़ा होता है जो अंतर होता है। अच्छा, यही एक जो जो लास्ट वाला जोड़ा है, यही डिसाइड करता है कि जो अगली पीढ़ी होगी वो बच्चा होगा या बच्ची होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। कैसे होता है देखना। जैसे मान लो ये फीमेल है, फीमेल का क्रोमोसोम एक्स एक्स और मेल का क्रोमोसोम एक्स वाई। एक हमारे समाज में बहुत गलत धारणा है, अगर बच्चा हो जाता है या बच्ची हो जाती है तो उसके लिए क्या कर देते हैं, तुमने देखा होगा गाँव में, ढाणियों में, कि लोग औरतों को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट है, आज से तुम भी ये बात समझ लेना, और तुम्हें पता भी होगा कि जो भी पीढ़ी आगे आने वाली है वो बच्चा होगा या बच्ची, देखो कुदरत ने कितना सोच समझ कर रखा है। उन्हें पता था कि लोग भविष्य में औरतों के साथ ऐसा अन्याय करेंगे, तो उन्होंने पहले ही औरतों को इस चीज से फारिग कर दिया, फ्री कर दिया, कि भाई साहब औरतें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, वो जिम्मेदार है ही नहीं कि अगले पीढ़ी जो होगी वो लड़का होगा या लड़की होगी।
उसके लिए तो मेल जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है। अभी देखो कैसे, जैसे फीमेल है उसके पास 2 क्रोमोसोम है, दोनों कैसे हैं एक्स एक्स। मेल है इसके पास 2 क्रोमोसोम है, कौन कौन, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, एक सेकेंड। तो होता क्या है, जब इसका जो गैमेट बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक एक्स 2 एक्स बनेंगे। इसका कैसा बनेगा, एक एक्स और एक वाई। अब जरा मुझे एक बात बताना, इसका एक्स और इसका एक्स दोनों मिलेंगे तो लड़की बनेगी, इसका एक्स और इसका वाई अगर ये दोनों मिलेंगे तो लड़का बनेगा। अगर ये इसका दूसरा जीन है, दोनों में ही एक्स ही देगी, औरत क्या देगी, एक्स ही देगी। जो वाई आएगा ना वो मेल से आएगा, और यही वाई डिसाइड करेगा कि लड़का बनेगा या लड़की। अब बताओ कौन डिसाइड करता है, मेल डिसाइड करता है। तो देखो दूसरे वाले केस में भी ये क्या करेगी, अपना एक्स ही देगी। इसका अगर एक्स आया तो लड़की, और इसका अगर वाई आया तो लड़का। ये केस होता है। तो 50% चांसेस होते हैं लड़का होने के और 50% चांस होते हैं लड़की होने के। लेकिन इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल मेल है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना है कि एक बार बॉडी नाम का कंसेप्ट होता है। बार बॉडी एक तरीके का पार्ट है जो कि सोमैटिक सेल में पाया जाता है फीमेल के। सोमैटिक सेल बोले तो ऐसा सेल, ये एक तरह का क्या है, ब्रह्मचारी सेल है। ब्रह्मचारी मतलब ऐसा सेल जो कि किसी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, उसको हम सोमैटिक सेल कह देते हैं। तो ये सोमैटिक सेल किस में पाया जाता है, फीमेल में। फीमेल के सोमैटिक सेल में बार बॉडी पाए जाते हैं। ठीक है। और जहां पर वाई क्रोमोसोम होता है या जिसमें मेल वाला गुण होता है उसको होलेंड्रिक जीन भी कह देते हैं। होलेंड्रिक जीन कह देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन देख लिया। अब आ जाते हैं जरा जेनेटिक डिसऑर्डर पर, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, अनुवांशिक जो बीमारियां होती है कैसे होती हैं जरा समझना। पहले तो इसकी कैटेगरी समझो, तब हम डिटेल में बीमारियों के बारे में समझेंगे। तो इसको ना अलग अलग कैटेगरी बनाया गया, जैसे ऑटोजोम और सेक्स लिंक। ठीक है, क्रोमोसोम के आधार पर इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऑटोजोमल में ऐसी बीमारी है जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण हो रही होगी। ठीक है, इसमें ये होता है। अब ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहां से कहां तक होते हैं, पहले जोड़े से लेकर के 22वें जोड़े तक। और सेक्स क्रोमोसोम कौन होता है, 23वां जोड़ा। तो 23वां जोड़ा छोड़ करके जितने 22 क्रोमोसोम है उन सब में जो बीमारी हो रही है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है। अब इस ऑटोसोमल डिसऑर्डर में 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये होता है कि जैसे मान लो 2 एलील मिलकर के एक बीमारी पैदा करते हैं, मान लेते हैं। तो अगर इसका कैपिटल ए आता है और इसका स्मॉल ए आता है, ठीक है, स्मॉल ए आता है, और सिर्फ ये अकेले ही बीमारी कर सकता है, तो हम इसको डोमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। मतलब मान लो ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, और फिर भी ये बीमार दिख रहा है हमारे को, तो हम इसको कहते हैं डोमिनेंट है। मतलब एक कैरेक्टर एक पे हावी हो रहा है। अगर मान लो ये बीमार नहीं दिखता, इसके लिए दोनों ए होने चाहिए थे, तो हम मानते हैं कि भाई साहब ये डोमिनेंट नहीं है। ठीक है ना। ये अकेले भी रह करके इसको दबा दे रहा है और इसको बीमार कर दे रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं डोमिनेंट है सिंपली। इसके लिए हेटेरोजाइगोट चाहिए होता है, वही है हेटेरोजाइगोट, मतलब दोनों अलग अलग एलील चाहिए होते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑटोसोमल डोमिनेंट के हंटिंगटन डिजीज, जिसमें क्या कहता है दिमागी रूप से आदमी परेशान रहता है। ठीक है, एकोन्ड्रोप्लासिया, और एक है फैमिली हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेमिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हंटिंगटन डिजीज याद रखना आप। दूसरा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है कि दोनों जो एलील हैं दोनों होने चाहिए, दोनों होंगे तभी जाकर के बीमारी आगे बढ़ेगी। एक के होने से बीमारी नहीं होने वाली है। तो दोनों जब होकर के बीमारी करेंगे तो हम उसको रिसेसिव वाले कैटेगरी में रख देते हैं। और कौन सी की बात करें, ऑटोसोमल की बात कर रहे हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है थैलेसेमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बिनिज्म। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। टीपीसीए कौन है, टीपीसीए, टीपीसीए। ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब सेक्स लिंक पे देख लेते हैं। सेक्स लिंक की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम से लिंक होगा या तो वाई क्रोमोसोम से लिंक होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा एक्स लिंक वाले डिसऑर्डर ही हमारे को दिखते हैं, वाई लिंक बहुत कम दिखते हैं। एक एक करके समझते हैं। अब इसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। तो डोमिनेंट में क्या होता होगा कि अगर एक ही बीमार है, जैसे मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, एक है, या ये मान लो एन इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये बीमार है, ये एक्स और ये वाई है। तो अगर सिर्फ ये बीमार वाला अकेले ही है तो इसको पूरे का बीमार कर देगा, तो इसलिए हम इसको डोमिनेंट कहते हैं। लेकिन अगर ये अकेला रह करके पूरे व्यक्ति का बीमार नहीं करता तो इसको हम रिसेसिव कैटेगरी में रखते हैं। वही बात यहाँ लिखी गई है कि म्यूटेशन इन वन जीन ऑन ए एक्स क्रोमोसोम, ठीक है,
अगर वो अकेले ही बीमार कर दे रहा है मेल और फीमेल दोनों को, तो हम उसको कह देते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट है। लेकिन अगर दोनों चाहिए, ठीक है, या अगर एक ही है, जैसे मान लो ये एक्स एन एक्स है, ठीक है, अगर एक है, ये एक जाएगा मेल में, तो तुम्हें पता है मेल में एक ही एक्स होता है, तो मेल का बीमार होना दोनों केस में तय है। बेटा मेल तो दोनों केस में जाएंगे, ठीक है, चाहे वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो। लेकिन डोमिनेंट के केस में पुरुष और महिला दोनों जाएंगे, रिसेसिव के केस में सिर्फ पुरुष बीमार होते हैं, ठीक है। अगर 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 सिर्फ एक ही एक्स खराब है तो, और अगर दोनों एक्स खराब है, दोनों एक्स खराब है, तो इस केस में महिला भी जाएंगी, रिसेसिव वाले में महिला भी जाएंगी। और अगर एक एक्स खराब है तो इस केस में महिला जाएगी नहीं, महिला क्या करती है, कैरियर हो जाती है, ये क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। पुरुष अगर बच्चा जन्म देगी, अगर उस पुरुष बच्चा हो रहा है, तो वो बच्चा बीमार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स जाएगा, इसका एक्स, एक एक्स तो बीमार है, अगर ये बीमार वाला एक्स इसमें चला गया बच्चे में, तो बच्चा बीमार होगा। इस औरत को कुछ नहीं होगा, बच्चे को दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारी की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं इन सबके एग्जाम्पल, जैसे एक्स लिंक रिसेसिव के एग्जाम्पल है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। उसके अलावा है एक्स लिंक डोमिनेंट के रेट सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। वाइल्ड लिंक के एग्जाम्पल है स्वेयर सिंड्रोम या हाइपर ट्राइकोसिस वाइलिंग सिंड्रोम, ये सारे हैं। ये सारी बातें यहाँ लिख दी गई हैं, इन सबके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इन सबके एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अब एक एक करके हम थोड़ा सा डिसऑर्डर पे आते हैं। अब मेन जो तुम डिसऑर्डर पढ़ते हो, इसको दो हिस्सों में और बांटा गया। पहले तो हमने बुनियादी बातें समझ ली कैसे कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा बताता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा बताता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर कहता है कि मान लो अगर एक जीन में कोई दिक्कत हो और उसके वजह से पूरा का पूरा बीमार हो जाए आदमी, ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं भाई साहब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है, ये कहता है कि कम से कम एक क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ होनी चाहिए, ठीक है, गड़बड़ होनी चाहिए। अच्छा, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एबरेशन। क्या कहते हैं, अगर एबनॉर्मल कोई चीज है ना, तो हम उसको एबरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, एबरेशन कह देते हैं। अगर गड़बड़ है, एबनॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल कोई दिक्कत है, एबनॉर्मलिटीज है, तो हम उसको एबरेशन कह देते हैं। अच्छा, मेंडेलियन तुमने देख लिया, एक जीन में गड़बड़, क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम में गड़बड़। इन सबके एग्जांपल लिखे हुए हैं, हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंडेलियन में सबसे पहला बीमारी आता है, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करें तो पहली बात की एक्स लिंक रिसेसिव होता है, अब समझाने की जरूरत नहीं है क्या होता है ये एक्स लिंक रिसेसिव। दूसरा ये हीमोफीलिया में होता है, समझना कि अगर एक बार ब्लड निकलने लगा तो ये ब्लड रुकता नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि विटामिन के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, साइनोकोबालामाइन। तो साइनोकोबालामाइन किसका नाम होता है, विटामिन के का नाम होता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, तुम्हारा ब्लड क्लॉट करता है, जिसमें फाइब्रिन बनता है, हम पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे तो खूब डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये बीमारी हो गई किसी को, ये जनरली क्या हो जाता है, मेल्स में होती है, ठीक है, फीमेल्स कैरियर इसकी होती है, ठीक है, मतलब फीमेल ट्रांसफर कर देती है एक से दूसरे में। अगर फीमेल में हो गई तो तुम्हें पता है कि फीमेल का मंथ में एक बार मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उस दौरान ब्लीडिंग होती है, और अगर ब्लीडिंग हुई फीमेल में तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और महिलाएं क्या हो जाती है, वो लिथल होता है महिलाओं में, मतलब महिलाएं डेथ कर जाती हैं, मर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ना रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तुमसे हीमोफीलिया ही पूछा जाएगा और एक्स लिंक रिसेसिव ही पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा चांसेस है। और रॉयल डिजीज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनका जो परिवार था, रॉयल परिवार, उनके परिवार में भी ये बीमारी थी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है। इसमें क्या हो जाता है, मैंने तुमको बताया था कि जैसे हम पढ़ते हैं म्यूटेशन में, जैसे मान लो ये तीन कोई जीसीए, ठीक है, एटीजी, एटीजी, या ए ए सी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस बदला, ये सीक्वेंस बदला, अगर म्यूटेशन हो गया तो कोई और आ गया मान लो, ठीक है, और ये तुम्हें बताया था कि तीन तीन मिलकर के एक एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है, एक एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे इसका कोई सीक्वेंस बिगड़ा, कोई चीज बिगड़ा और उसके वजह से इसका एमिनो एसिड बदल गया, तो तुम्हें पता है म्यूटेशन होगा। वही बात है कि एक सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड एक एमिनो एसिड होता है, लेकिन म्यूटेशन होने के कारण, देखो पॉइंट म्यूटेशन होता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड के बदले आ जाता है वहां वैलिन। कौन आ जाता है, वैलिन आ जाता है, तो पूरा का पूरा काम खराब हो गया, ठीक है। अब वैलिन आ गया तो इसके वजह से क्या होता है, आरबीसी जो है ना, वो सिकल सेल शेप का हो जाता है, हंसिया जैसे देखा हो ना, तो हंसिया के शेप का हो जाता है।
ठीक है। और उसके अलावा उसके साथ साथ वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन जो कैरी करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम आरबीसी का है पूरे शरीर में। अब वो घट जाता है, इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में और आगे देखते हैं। एक होता है फिनाइल कीटोन यूरिया, तीन शब्द है, फिनाइल कीटोन और यूरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसके कमी कारण होता है। इसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन नाम का एक केमिकल है जो कि जमा होने लगता है। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये जमा होने लगता है केमिकल, और ये जनरली 12वें क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है, उसमें भी गड़बड़ी होती है कई बार, और ये जमा होता है और इसकी वजह से ब्रेन डैमेज और मेंटल रिटार्डेशन, मतलब दिमागी रूप से आदमी काम करना बंद कर देती है। ये एक तरीके का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, कौन, फिनाइल कीटोन यूरिया। एक होता है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के दो चेन होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन, पढ़ाऊंगा मैं। तो अल्फा चेन और बीटा चेन में अगर गड़बड़ हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाए, तुम्हें पता है हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, हीमोग्लोबिन में बैठा हुआ है आयरन। तो अगर हीमोग्लोबिन में गड़बड़ी हुई तो आयरन में गड़बड़ी होगी, आयरन में गड़बड़ी हुई तो एनीमिया होगा। ठीक है, एनीमिया होगा। इसलिए जितने ह्यूमन बींग है, अगर इसमें कोई एनीमिया हो सकती है अगर थैलेसीमिया की दिक्कत है तो, ठीक है, या उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, आदमी बिल्कुल गोरा हो जाता है, शरीर का कलर कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। एक केमिकल होता है, एक पिगमेंट होता है हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसका नाम है मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट कहाँ से आता है, टायरोसिनेज। ठीक है, टायरोसिनेज की जरूरत होती है मेलानिन को पैदा करने के लिए, मेलानिन को बनाने के लिए। मेलानिन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, तुम्हारे स्किन का कलर उतना डार्क होगा, तुम्हारे आंखों का कलर उतना डार्क होगा, काला होगा। ठीक है, और ये फायदेमंद होता है, ये फायदेमंद होता है। ठीक है, ये जितना कम होगा स्किन का कलर कैसा होगा, व्हाइट होता जाएगा। समझ आ गई बात। तो इसके कमी के कारण क्या होता है, एल्बिनिज्म नाम की एक बीमारी होती है। अब आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस पर। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, अगर आदमी के रेटिना में कोन सेल होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने ये कोन सेल रॉड सेल के बारे में। ठीक है, तो अगर कोन सेल में कोई दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए और उसकी वजह से क्या हो जाए, आदमी लाल और ग्रीन कलर को अलग ना समझ पाए, उसमें डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, तो हम कह देते हैं उसको कलर ब्लाइंडनेस है, रंग अंधता है। ठीक है, जनरली मेल्स में पाया जाता है। सारे बीमारी तो मेल्स में ही पाई जाती है, फीमेल तो बेचारा कुछ होता ही नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी है। इसका एक जीन है CFTR, नाम मत जानो, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस कंडक्टेंस रेगुलेटरी जीन, ऐसा उसका कुछ फुल फॉर्म होता है, तो वो तुम्हें नहीं जानना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके इफेक्ट ये होते हैं कि तुम्हारे लंग, किसी को ना हो, लंग्स में क्या हो जाते हैं, फेफड़े में क्या हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, काफी ज्यादा म्यूकस भर जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। और डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है, जो तुम्हारा पाचन तंत्र है, उसका जो ट्रैक है, नली है, उसमें भी म्यूकस भर जाता है। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है और कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं, जिसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कह देते हैं। ठीक है, एक डिजीज होता है जिसका नाम है हंटिंगटन डिजीज। क्या नाम है, हंटिंगटन डिजीज। ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर ये क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 4 है उस पर आकर के एक नया जीन, एक जीन बैठा है, उसमें म्यूटेशन होता है और उसके कारण से ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, दिमागी रूप से आदमी थोड़ा डिसेबल हो जाता है, मेंटली डिसेबल हो जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमने देख लिया मेंटल के डिसऑर्डर, अब आ जाता है जरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहला यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम। इसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। ट्राइसोमी का मतलब होता है +1 क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब किसी पर आकर के एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाए तो उसको हम ट्राइसोमी कह देते हैं। अगर ना रहे, माइनस हो जाए, तो मोनोसोमी कह देते हैं। ट्राइसोमी की अगर हम बात करें, मोनोसोमी जैसे मान लो, देखो क्यों कहते हैं ट्राइसोमी, जैसे मान लो तुम्हें पता है कि क्रोमोसोम जोड़े में होता है, यानी दो होते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई एक और आकर के जुड़ जाए, ठीक है, जैसे मान लो XXY हो जाए, तो 3 क्रोमोसोम हो गए। तो 3 क्रोमोसोम को तुम क्या कहोगे, ट्राइसोमी कह देते हैं इसको। इसलिए कह देते हैं जैसे कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, ऐड होता है, तो हम ट्राइसोमी। और अगर मान लो यहाँ 2 क्रोमोसोम नॉर्मली है, एक इसमें से डिलीट हो जाए, सिर्फ X बच जाए, तो हम इसको क्या कह देते हैं, मोनोसोमी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम बचा है। समझ आएगी बात। तो डिलीशन वाले को इसको हम मोनोसोमी, और जो प्लस होता है उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 21वां जो क्रोमोसोम है, सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो 21वां नंबर क्रोमोसोम है, 21वां जोड़ा क्रोमोसोम, 21वां नंबर क्रोमोसोम, उसके पास से आकर जाता है एक और क्रोमोसोम आकर के वहां पर जुड़ जाता है, तो हम इसको कह देते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस, मतलब मानसिक रूप से आदमी कमजोर हो जाता है, उसकी हाइट छोटी हो जाती है, चेहरा चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अजीब सा मंगोलॉइड फेस जिसको कहते हैं, और उसकी जो हथेलियां होती हैं उसकी भी साइज बहुत अजीब सी हो जाती है। दूसरा बीमारी होता है टर्नर टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों सिंड्रोम याद रखना, यही तीनों सिंड्रोम में से कोई एक तुमसे पूछा जा सकता है। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो XO, मतलब जो ये जनरली किसमें होता है, महिलाओं में होता है। तो महिलाओं में क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही X बच जाता है, तो हम उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम।
और टोटल जो 46 क्रोमोसोम है, अब कितने बच गए हैं, 45 क्रोमोसोम होते हैं। जनरली क्या होता है, महिलाओं में होता है ये, और महिलाएं इसको वैसे क्या होती है, स्टेराइल हो जाती है, मतलब नपुंसकता आ जाती है उनमें, और उनका जो स्टेचर है, जो उनका पोस्चर है, वो खराब हो जाता है। ओवरी है वो डेवलप नहीं हो पाती है, कई दिक्कतें आती हैं उनमें। तीसरा जो डिसऑर्डर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। देख रहे हो आप, मेल में जैसे एक्स वाई होता है ना, लेकिन इस एक्स वाई के साथ एक और एक्स आ जाए तो क्या हो जाए, ज्यादा फीमेल गुण आ जाए। जैसे एक्स आता है मतलब फीमेल कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाता है कि ये ऐसे पुरुष होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, ये नपुंसक होते हैं। इनमें थोड़े से महिला वाले कैरेक्टरिस्टिक गुण देखने को मिलते हैं। इनके हाथ पैर छोटे होते हैं, ठीक है। बस इतना ही जानना है, दो दो लाइन जान लो, यहीं से सवाल हो जाएगा। एक एक दो दो लाइन से ही सवाल आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो कुछ और बीमारी के बारे में देख लो। जैसे एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है, ये अगर 18वें क्रोमोसोम पर, एडवर्ड 18 ऐसे याद रख सकते हो, ये पूछा जाएगा। तो 18वें क्रोमोसोम पर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, ठीक है, +1 आ जाए, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, तो हम उसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जैसे कान का जो साइज होता है ना, छोटा हो जाता है, ठीक है। जो हार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तुम्हारा जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन घट जाता है, जीवन जीने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। एक होता है पटाउ सिंड्रोम, तेरे को पटाऊं, ऐसे याद रख सकते हो, तेरे को पटाऊं। तो 13 नंबर क्रोमोसोम पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, तो पटाउ सिंड्रोम। इसमें भी क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस होती है, मतलब मानसिक रूप से आदमी बहुत दिक्कत आ जाता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है। तुमने देखा होगा कि कई लोगों के, तुमने तुम्हारे आसपास भी किसी न किसी को देखा होगा कि ये होठ के ऊपर वाला जो होठ है उसका और नाक के नीचे में एक कट लगा होता है, और वो नाक से बोलते हैं, देखा है ना। तो वैसे लोगों में क्या हो जाता है, ये फीचर देखने को मिलता है, वो पटाउ सिंड्रोम का एक तरह का सिम्टम है, ठीक है। और हार्ट का भी डिफेक्ट होता है वैसे लोग में। क्राइडो कैट, नाम में ही कैट है, तो इस बीमारी में क्या हो जाता है, अगर कोई बच्चा या कोई इंसान अगर कैसा रोने लगे, कैट की तरह रोने लगे, बिल्ली की तरह रोने लगता है, ठीक है ना, तो हम उसको क्राइडो कैट कहते हैं। साथ ही याद रखने का तरीका है, बिल्ली पंजा मारती है तो 5 नंबर क्रोमोसोम पर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। इतना ही याद रखना है। ये सारे बीमारियों का पूरा समरी है एक पूरे फ्रेज में, तो यहाँ से आप देख सकते हो। डिटेल में भी करा दिया, समरी भी मैंने आपको दे दी। अब ये जेनेटिक्स का चैप्टर खत्म होता है, अब हम आ जाते हैं इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन की बात करें तो समझना, अच्छे से समझना। इवोल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि भाई साहब, इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जैव विकास जिसको हम कह देते हैं। क्या कहते हैं, जैव विकास, जो कई हजारों लाखों साल तक होते हमें एक बड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे तुमने देखा हो, सुना होगा कि जो इंसान है वो बंदरों से बन करके हम इंसान बने हैं, ठीक है। और वो कैसे हुआ है, इवोल्यूशन के कारण हुआ है। कई हजारों लाखों साल लगे हैं, जिनके बाद हमारा आज का जो रूप देखने को मिलता है उसी को हम इवोल्यूशन कह देते हैं। अब इस इवोल्यूशन में हम एक एक करके कई सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कि आखिर धरती पर जो जीवन आई, उसकी उत्पत्ति हुई कैसे। तुम आए, सीधा तुम आ गए या कोई और आया था, यही तो हमें जानना है। तो जीवन की उत्पत्ति होने के लिए कई सारी थ्योरी दी गई कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, रासायनिक विकास का सिद्धांत। ये दिया था ओपेरन और हेल्डेन ने, पूछा जाएगा। ओपेरन ने सबसे पहले इस पर बात करी थी 1924 में, और हेल्डेन ने बात करी थी 1929 में। इसीलिए हम कह देते हैं 1920 के दशक में इन दोनों ने ये बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि भाई साहब, जितने भी जिंदगियां इस पृथ्वी पर बनी हैं, वो सारे के सारे नॉन लिविंग से ही आई हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन कौन से, जैसे अमोनिया, मीथेन, वाटर, हाइड्रोजन, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो पृथ्वी पर थे, इन्हीं से जिंदगियां बनी है भाई साहब। कैसे बनी, इन्होंने बता नहीं पाया इसको, ठीक है। हालांकि ये बात इन्होंने कहा था कि हाँ, शुरुआत में जो है ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं थी। बिना ऑक्सीजन के ही इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाकर के, ऑर्गेनिक केमिकल को मिलाकर के जिंदगी बनी थी, नई जीव बने थे यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, ओशियन सूप का नाम दिया था। ओशियन सूप मतलब, जैसे तुम्हें पता है ना कि शुरुआत में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था पृथ्वी पर, ठीक है। और हमारे जो समंदर बन रहे थे उसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो उसका नाम सूप रख दिया, ओशियन सूप। उन्होंने कहा कि उसके गर्मी के कारण कई सारे केमिकल यहाँ डेवलप हुए होंगे, ठीक है। उस केमिकल से जीवों का निर्माण हुआ, लेकिन इस बात को ये समझा नहीं पाए। हालांकि थोड़ा बहुत ये बोले थे कि यूवी रेज का जब लाइट पड़ा होगा, जैसे सूर्य का लाइट पड़ा होगा, उसमें यूवी लाइट आता है, वो क्या कर देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एमिनो एसिड में तोड़ता है। एमिनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और वही प्रोटीन डेवलप करके सेल कोशिका बनाता है, याद है ना, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए। प्रूफ करने के लिए आते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। स्टार मार्क कर लो, ये तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी, ये मंडरा रहा है क्वेश्चन यूरे एंड मिलर का।
और जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ये 2 क्वेश्चंस मंडरा रहे हैं, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यूरे एंड मिलर, खास करके सीजीएल 2 में यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट की बात करें 1953 में आया था। ये आए थे कौन लेकर के? मिलर और यूरे, नाम से ही पता चल रहा है। इन्होंने क्या करा था, ओपरेन और हेल्डन की जो थ्योरी थी केमिकल इवोल्यूशन वाली, उसको प्रूव करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या करा कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड से जीव बने, जिंदगियां बनी, कैसे बनी जरा हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय अंदाजतन, ठीक है, तो पता है कि भाई साहब उस समय कोई भी ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन को छोड़ करके जो जो मेन मेन गैस उस समय थे, जब शुरुआत में पृथ्वी बनी थी, उसको इन्होंने लिया। जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, वाटर, इन 4 गैस को, वाटर वेपर को लिया और ले करके काफी टेम्परेचर हाई करके एक मीडियम बनाया। ठीक है, मीडियम बना करके उन्होंने देखा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई साहब, ठीक है, इसका जो ऑब्जर्वेशन निकल करके आया, उन्होंने देखा कि हाँ सच में अमीनो एसिड का निर्माण हो सकता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस बन सकते हैं। और जब ये सारी चीजें बन गई, तुम्हें पता ना, शुगर बन गया, बेस बन गया, अमीनो एसिड बन गया, तो क्या बन गया? डीएनए। याद आ रहा है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और उसके बाद से जीव जंतु बनने लगे। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब, जो ओपन हेल्डन ने कहा तो बात सही है। तो यूरे और मिलर ने इस चीज को कंफर्म किया था, और ये एक्सपेरिमेंट का पूरा फोटो देख सकते हो। ये चारों गैस है, इसमें हाई टेम्परेचर दिया गया, प्रेशर रखा गया, ये सारी चीजें करी गई थी। ठीक है, मैंने सारा आपको बता दिया, आप बस इसको जाकर के देख लेना। अब इवोल्यूशन में कई सारी थ्योरी आती है, सिद्धांत आते हैं। सबसे पहला आता है लमार्क का सिद्धांत, बस सुनते जाओ। लमार्क का सिद्धांत क्या होता है? लमार्क का सिद्धांत, लमार्क ने किताब लिखी जिसका नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ठीक है, दूसरा ये, इस थ्योरी को जो थ्योरी दी थी उन्होंने, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कह देता है। क्यों कहते हैं इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? नाम से पता चल रहा है एक्वायर कैरेक्टर। इन्होंने कहा कि भाई साहब, जो जानवरों के में बदलाव देखने को मिला है ना, वो उनके कैरेक्टर के हिसाब से, जितनी जरूरतें थे उसके हिसाब से डेवलप हुआ है। जैसे उन्होंने कहा, बहुत एक अजीब सा एग्जांपल दिया था कि बोला कि जो ये जो जिराफ है ना, इनके जो गर्दन थे आज के समय लंबे हैं, लेकिन पहले लंबे नहीं थे, क्योंकि इनको इनको पत्तियां खाने थे पेड़ से तोड़ करके। तो इनको क्या था, इनके गर्दन छोटे हुआ करते थे, बकरी जैसे हुआ करते थे। तो बकरियां तो पेड़ तक पहुंच नहीं पाती। तो हुआ क्या, लाखों हजारों साल तक क्या होता गया, वो गर्दन खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, और इतने हजारों लाखों साल प्रयास करने के बाद उनका गर्दन लंबा हो गया। ठीक है, ये कितना बेहुदा काम था लेमार्क का, और ये थ्योरी वो देके चले गए और हम पढ़ रहे हैं, सोचो। तो बाद में आते हैं कौन? डार्विन साहब। डार्विन साहब क्या करते हैं, ये थ्योरी देते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी स्टार मार्क कर लो, ये भी क्वेश्चन मंडरा रहा है, कभी भी तुमसे पूछा जा सकता है, गिर सकता है ये क्वेश्चन। जहां मैं स्टार मार्क कह रहा हूं और पूछा जा सकता है, मैं लिख के दे रहा हूं, क्वेश्चन आएगा तुम्हें मैं लेकर के दिखाऊंगा कि भाई देख लेना। तो डार्विन की ये थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की। इन्होंने एक किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, और ये 1859 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि भाई साहब, हर स्पीसीज में वेरिएशन होता है, पहली बात। ठीक है, कि हर स्पीसीज में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तभी वो यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। दूसरा ये कि जो भी स्पीसीज हैं, वो सर्वाइव के लिए एक दूसरे से स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, लड़ते हैं। कभी नेचर से, कभी अपने आप से, कभी आसपास से, वो लड़ते हैं। और जो जीतता है, जो सर्वाइव वही करता है जो फिट होता है। ये तुम्हारे लिए भी लागू होता है। ठीक है, उन्होंने एक लाइन कही थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये फिलोसॉफी में भी इस्तेमाल होता है, ये बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, दुनिया के हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। अगर तुम आज इस लायक नहीं हो कि भाई साहब मैं इस सर्विस में बेहतर कर सकता हूं, मैं इस सर्विस के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हूं, अगर तुम इस लायक नहीं बने तो तुम नहीं सूट कर सकते, तुम इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम इस बात को प्रूव कर दिए, वो कैसे प्रूफ होगा? एग्जाम से कि हाँ भाई साहब मैं सूटेबल हूँ, तभी मैं यहाँ सर्वाइव कर पाओगे। तो समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये किसने कहा था? डार्विन। डार्विन ने कहा था। कई बार पूछा जाता है, जिस एक नाव से निकला था डार्विन, घूमते घूमते वो कई कई आइलैंड पर गया था। ठीक है, तो उस नाव का नाम था एचएमएस बिगल। आर्किपेलागो आइलैंड पे गया था, वहां पर जाकर के उसने देखा था, मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कि अलग अलग पंछियां हैं। ठीक है, पंछियों की प्रजाति अलग अलग है। ठीक है, और उनके चोंच जो है ना, उनकी बनावट अलग अलग है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक ही पंछी की वैरायटी है। ठीक है, अलग अलग आइलैंड पर देखा कि भाई साहब उनकी बनावट अलग अलग है। मतलब उन्हें बोला कि भाई जैसा जरूरत था वैसा उन्होंने ढाल लिया अपने आप को, और जब उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया, तभी वो आज सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फिट है। समझ आ गई बात? ये किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक और थ्योरी आई थी म्यूटेशन की थ्योरी। म्यूटेशन की थ्योरी थी ह्यूगो ड्यूरिस ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। म्यूटेशन क्या होता है नहीं बताऊंगा मैं, बस इतना याद रखना है कि म्यूटेशन जो होता है उसके कारण भी नई स्पीसीज बन जाती है। बताने की बात नहीं है, कल के क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और एक थ्योरी आती है रिकैपिचुलेशन थ्योरी, अर्नस्ट हैकेल ने दी थी। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बाउंस कर जाएगा। बस इतना याद रखना, अर्नस्ट हैकेल ने दी थी।
अब इवोल्यूशन के एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है, ठीक है, सबूत क्या है भाई साहब, जरा बताओ। कुछ सबूत हैं जिसकी वजह से पता चलता है हाँ भाई साहब सच में जैव विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कौन से है सबूत? सबसे पहले मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल क्या है, जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन्स? अरे हम देखेंगे अभी कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स देखे गए जो हमारे में भी हैं, कुछ अलग जीव जंतु में भी है, वो सबके ओरिजिन सेम है, सबकी उत्पत्ति सेम जगह से हुई है, लेकिन जगह के हिसाब से उनका काम बदल गया। अभी हम देखेंगे कैसे। एनालोगस ऑर्गन एक होता है, ठीक है, जिसमें फंक्शन सेम है लेकिन ऑरिजिन अलग अलग है, ठीक है। उसके अलावा है एक फॉसिल एविडेंस। इन दोनों को हम अभी आगे देखेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। फॉसिल एविडेंस में क्या है कि एक ऐसा जीव पाया गया, कई सारे ऐसे जीव पाए गए जिनमें लिंक था। जैसे एक ये स्टार मार्क कर लो, ये वाला जो जीव है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा जीव है जिसमें देखा गया कि रेप्टाइल यानी जो रेंगने वाले जीव जंतु है उनका भी गुण है और उड़ने वाले का भी गुण है, दोनों गुण है आर्कियोप्टेरिक्स में, ठीक है। तो पाया गया कि भाई साहब हो सकता है कि कभी ये या तो रेप्टाइल रहा होगा या तो कभी ये बढ़ रहा होगा, क्योंकि तभी तो ये आकर के इवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद से आज ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तीसरा चौथा ये है इम्ब्रायोलॉजिकल। इम्ब्रायोलॉजिकल में ये देखा गया कि जितने भी जीव जंतु हैं, ज्यादातर जो जीव जंतु हैं वर्टिब्रेट्स जितने हैं, उन सबके इम्ब्रायो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन बात है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल बायोकेमिकल, जैसे सब में डीएनए आरएनए प्रोटीन देखने को मिलते हैं। जैसे ह्यूमन और चिंपैंजी का जो डीएनए है तकरीबन 98% से, मैं बताऊं तभी तो हमें बंदर कह के लोग चले जाते हैं। तो ये चीज है। अब एविडेंसेस देख लो जरा एक एक करके। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में समरूपी अंग कह देते हैं। तो ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, ऑरिजिन सेम हो, लेकिन उसके काम अलग अलग हो। जैसे उदाहरण के तौर पर एक आदमी है जिसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा गांव में रह रहा है, एक बच्चा दिल्ली में रह रहा है, एक बच्चा अमेरिका में रह रहा है, मान लो 3 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा गांव में रह रहा है वो भी लड़का है, जो दिल्ली में रह रहा है वो भी लड़का है, और जो अमेरिका में रह रहा है वो भी लड़का है, और एक ही बंदे के लड़के हैं तीनों, ठीक है। लेकिन इन तीनों के स्वभाव में अलग अलग अंतर आएगा, काफी अंतर रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही हुआ इस वाले में, होमोलोगस ऑर्गन में, कि भाई साहब जो जहां रहा, जैसे आदमी है, आदमी को जो लिम्स है, जैसे पैर है, तो वो जमीन पर चलने के काम आते हैं। चीता है उसके पैर है, उसको क्या है, उसको दौड़ना है, उसकी जरूरत क्या है, दौड़ने की, तो उसके दौड़ने के काम आता है। जैसे वेल है, वेल के क्या है, ये पंख है ना, इसकी ओरिजिन बिल्कुल सेम है हमारे हाथ के जैसे, लेकिन इसको तो पानी में रहना है, तो क्या ये पानी में दौड़ेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, वहां तैरेगा, तो इसके तैरने के काम आता है। मतलब ओरिजिन सेम है लेकिन काम अलग अलग है, समझ रहे हो ना। इन सबके ओरिजिन सेम है लेकिन काम अलग अलग है। तो ये कहलाता है होमोलोगस ऑर्गन। और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। मतलब वही है कि एक जगह से निकल करके कई जगह चले गए, और जहां जहां गए उस हिसाब से उनका फंक्शन हो गया, उस हिसाब से उनकी प्रक्रिया हो गई, ठीक है, वैसे वैसे हिसाब से वो काम करने लगे। इसलिए डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब ही होता है एक पॉइंट से अलग अलग पॉइंट में जाना। सिंपली एग्जाम्पल देख सकते हो कि जितने ह्यूमन के फोरलिंग में हाथ पांव हो गए, जो बैट है मतलब चमगादड़ का जो हो गया, वेल है, ठीक है, हर्स है, इन सब के, हॉर्स है, उन सब के सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। दूसरा होता है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन जैसे उसका उल्टा होता है कि ये ओरिजिन में अलग होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। ओरिजिन स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं लेकिन फंक्शन में सेम होते हैं। जैसे मान लो बैट अलग प्रजाति का है, ठीक है, कोयल जो कौवा है वो अलग है, दोनों का तो स्पीसीज अलग अलग है, बटरफ्लाई का स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन तीनों उड़ रहे हैं, तीनों उड़ रहे हैं ना, देख रहे हो ना, तीनों के पास पंख है, तीनों के पास पंख है, तीनों की ओरिजिन अलग अलग है, पंखों का ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन तीनों का काम क्या है, उड़ना। मतलब स्ट्रक्चर अलग, उनके ओरिजिन उत्पत्ति अलग, लेकिन काम सेम हो, तो हम उसको एनालॉगस ऑर्गन कह देते हैं। और क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब तीनों आकर के अलग अलग जगह से आकर के एक ही अवस्था में वो काम कर रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि तुम गए अमेरिका, अब अमेरिका गए, पता चले कि वहां पर एक कंपनी है, उसमें कई सारे देश के लोग आ रहे हैं, ठीक है, कई सारे देश के लोग आकर के उसमें काम कर रहे हैं। अब उसमें एक नियम है कि मंडे के दिन सारे लोग लाल कपड़े पहन के आएंगे। अब चाहे तुम इंडिया से गए हो, चाहे कोई बंदा इजिप्ट से आया हो, चाहे कोई बंदा साउथ अफ्रीका से आया हो, सारे बंदे कैसे पहनेंगे, लाल कपड़ा ही पहनेंगे। वैसे ही होता है एनालॉगस। ये सारा क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। समझ आ गई बात, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे बैट का जो विंग है, इंसेक्ट के जो विंग है, इन सब उड़ने के काम आते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे थे। ये सारे एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, फ्लिपर के, और फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन। एक होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, ये भी प्रूफ है। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गन है हमारे शरीर में आज भी हैं जो किसी काम के नहीं है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई साहब वो हमारे पूर्वजों में काम के रहे होंगे। जैसे अपेंडिक्स, तुमने नाम सुना होगा कि अपेंडिक्स को क्या हो जाता है, जब ये बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है, तो हम इसको काट करके निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि इसका शरीर में लिटरली कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई फंक्शन नहीं है हमारे शरीर में, वो बेमतलब पड़ा हुआ है। तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पुरखों में रहा होगा।
हजारों लाखों साल पहले जो हमारी पुरखें रही हैं उनमें रहा होगा और उनसे हमारे तक आ गया ये, ठीक है, भले ही आज फंक्शन ना हो। उसके अलावा जैसे हमारे टेल हैं, ठीक है, टेल को हम क्या देते हैं, टेल बोन को कोकाई बोन कह देते हैं। तुम देखोगे तुम्हारे रीढ़ की हड्डी की सबसे निचली हड्डी हड्डी को हम कहते हैं कोकाई बोन, ठीक है। वो आज भी पूंछ है, तुमने सुना होगा ना कि हमारे पूर्वज कैसे थे, बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है, साइंस कहता है। तो वो पूंछ छोटा होता 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 आज सिर्फ एक हड्डी बन करके रह गया छोटा सा, ठीक है। हमारा जो विजडम टीथ है जिसको हम कह देते हैं ना, बुद्धि वाला दांत, जब तुम्हें अकल आएगी तभी अकल दांत जिसको कह देते हैं, तो ये भी उन्हीं का वो माना जाता है, ठीक है। ये सारे हैं। जैसे फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच हो गई, जो शुतुरमुर्ग है उसके भी पंख है लेकिन उड़ने के काम नहीं आता, ठीक है। तो माना जाता है कि उस समय उड़ने के काम आता होगा, अब नहीं आता। ईमू है वैसे ही हो गए, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाते हैं। अब इवोल्यूशन की मैकेनिज्म कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, मतलब कि डीएनए में थोड़ा फर्क होगा। कैसे फर्क होगा, बदलाव देख रहे हैं। इवोल्यूशन कैसे होता है, जैसे मान लो नॉर्मल ये डीएनए है, ठीक है, तुम्हें पता है एटीजीसी एटीजीसी कोई सीक्वेंस बन रहा है, नया कोई बन गया, एटीजीसी था अब एटीसीजी हो गया या एटीसीसी हो गया, ठीक है। अब जैसे इसमें परिवर्तन हो गया तो पूरा का पूरा जीन सीक्वेंस बदल गया, सीक्वेंस बदल गया। अब वो क्या हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया, दूसरी पीढ़ी से मान लो वो एक नई पॉपुलेशन बढ़ी, ये पॉपुलेशन निकल के किसी दूसरी जगह चली गई, किसी तीसरी जगह चली गई, तो वहां भी ये चीज इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब वहां गए तो वहां क्या कर दिया, नेचर ने भी थोड़ा हाथ बटा दिया, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन कह देते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, वहां पर उन्होंने एक अपनी पीढ़ी बना ली, इन्होंने अपनी पीढ़ी बना ली। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और ये हजारों लाखों साल चलते 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 क्या होता है, बिल्कुल बदल जाता है। ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन का स्टेप होता है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए कहते हैं हार्डी विनबर्ग साहब प्रिंसिपल, ठीक है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या होता है, ये सिर्फ सिंपल एक बात कहते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी स्क्वायर प्लस 2p³ प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं ना, वैसे ही है ये क्या था, जीन की फ्रीक्वेंसी, एक पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है उसको समझाने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पी का वैल्यू या क्यू का वैल्यू दोनों दिया होगा, या पी का वैल्यू दिया होगा और क्यू का वैल्यू तुमसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, वो यहाँ पर वैल्यू रख करके क्यू का वैल्यू निकाल लेता है। पी या क्यू क्या होता है कि डोमिनेंट एलील, किसी पॉपुलेशन में डोमिनेंट कितने एलील हैं, ठीक है, उसको हम पी से दिखाते हैं। रिसेसिव एलील कितने हैं उसको हम क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। और उसी से हम ये चीज फॉर्मूला तैयार कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p³ प्लस क्यू स्क्वायर। समझ आ गई बात, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब जरा हम ह्यूमन इवोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। ये देख रहे हो खुशी तुम्हारे तुम कैसे बने बस वही देखना है हमें। तो ह्यूमन की जो इवोल्यूशन हुई ना, देखो बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। याद रखने का तरीका है डॉक्टर ए हेंस, डॉक्टर ए हेंस, डॉक्टर मतलब डीआर से डॉक्टर लिखते हैं और ए हेंस, डी से ड्रायोपिथेकस, आर से रमापिथेकस, ए से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एच से हैबिलिस होमो हैबिलिस, ई से इरेक्टस होमो इरेक्टस, एन से निएंडरथल और एस से होमो सेपियंस। जो आज वर्तमान में समय में जो ह्यूमन है वो होमो सेपियंस है। कई जगह होमो सेपियंस सेपियंस लिखा होता है, वो अलग केस है। जनरली होमो सेपियंस ही आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, सीक्वेंस पूछे तो डॉक्टर ए हेंस, डॉक्टर ए हेंस, ठीक है। ड्रायोपिथेकस की अगर हम बात करें तो ड्रायोपिथेकस क्या था, सबसे पूर्व सबसे पुराने तकरीबन 25 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2.5 करोड़ साल पहले, ठीक है, 2.5 करोड़ साल पहले जो कैसे थे, लंगूर जैसे हमारे पूर्वज हुआ करते थे। उसके बाद तकरीबन 1.5 करोड़ साल पहले रमापिथेकस बने। रमापिथेकस मतलब थोड़े से लंगूर से इंसान वाला थोड़ा फीचर आया। फिर बने ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस माना जाता है सबसे ज्यादा इंसान जैसे दिखने वाले सबसे पहले यही थे। फर्स्ट एप मैन, देख रहे हो आप, सब पहले ऐसे लोग थे जो पहली बार इंसान के जैसे दिखे थे, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये 40 लाख साल पहले ये भी पहली बार हुआ था। उसके बाद आते हैं होमो हेबिलिस। ये क्या होते थे, इन्होंने पहली बार पत्थर वगैरह के हथियार बनाए थे और छोटे छोटे, इनके दिमाग बुद्धि बहुत छोटी हुआ करती थी। होमो हेबिलिस, इनका भी जन्म उत्पत्ति माना जाता है 20 लाख साल पहले के आसपास। उसके बाद आए थे होमो इरेक्टस। इरेक्टस में क्या है, अब ये सीधा चलना शुरू कर दिए थे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम इरेक्टस हो गया। अभी देखिए क्या हो रहा था, झुक के चले, जैसे बंदर कैसे चलते हैं, झुक के चलते हैं ना, तो अभी देखिए झुक के चल रहे थे। तुम देखे होगे ना एक चित्र जिसमें ऐसे झुक के चलता है, फिर खड़ा, फिर खड़ा, फिर खड़ा, फिर खड़ा, वैसे होकर के आज के इंसान बिल्कुल खड़ा होकर के चलता है। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इरेक्टस वो थे जो खड़ा होकर के पहली बार चलना शुरू किए थे स्ट्रेट, ठीक है। ये भी कब हुआ था, 15 लाख साल पहले के आसपास। उसके बाद आए थे निएंडरथल। निएंडरथल क्या थे, इन्होंने हाइड करा था पहली बार, इन्होंने स्टार मार्क कर। निएंडरथल से सवाल पूछा जाता है कि जो भी लोग मरे थे उनको सबसे पहले इन्होंने ही दफनाना शुरू किया था। ये तकरीबन 1 लाख साल पहले हुआ था निएंडरथल। अच्छा, निएंडरथल जो थे ना, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी मतलब होता है बुद्धि,
तो इनकी जो बुद्धि थी वो हमारे से जो आज का ह्यूमन है इनसे ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है? और आज का जो ह्यूमन तुम्हें दिखता है वो तकरीबन 40,000 साल पुराना ही है। अब ये देख लो, ह्यूमन का सबसे पहला कौन है? जो इंसान जैसा लंगूर देखा था हमने, वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा था होमो हैबिलिस, तीसरा था होमो इरेक्टस, उसके बाद आया निएंडरथल। जिसकी करने कैपेसिटी हम सबसे ज़्यादा थे और ये रहे तुम। तुम यानी होमो सेपियंस, ठीक है? ये है तुम, ठीक है? की टर्म्स थोड़े से और देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली देख लो, जैसे स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब होता है कि नए स्पीशीज, नई प्रजाति का बनना स्पेसिएशन कहलाता है। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या हो जाता है कि एक ही एंसेस्टर है, एक ही पूर्वज है, उनसे नए-नए स्पीशीज बन जाएँ, ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था ना डार्विन का फिंच, कि इन्होंने देखा कि एक ऐसी चिड़िया है जो एक आइलैंड पर जब ये गए, तो उसका रंग, उसका जो चोंच था वो अलग था, लेकिन दूसरे आइलैंड पर उसी का चोंच का साइज़ था वो अलग था, उसका जो रंग रूप था अलग था। बिल्कुल सेम चिड़िया, एक ही जगह से उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन उसका रंग रूप, उसके चोंच का साइज़ अलग है, ठीक है? तो ये कहलाता है अडैप्टिव रेडिएशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हो जाता है कि अलग-अलग जगह से लोग आकर के एक जगह एक जैसा हो जाएँ, तो हम इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह देते हैं। समझ आ गई बात? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या है कि एक ही स्पीशीज़ के लोग अलग-अलग जगह पर जाकर के अलग-अलग चीज़ दिखाने लगे, अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाने लगे, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। इंडस्ट्रियल मैनरिज़्म का मतलब है कि जैसे जो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन आ रहा है, उस पॉल्यूशन को दिखाने के लिए एक जीव है जिसका नाम है मोथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तुम्हें पता है ना कि इंडस्ट्री जहाँ होगी वहाँ गंदे हवाएं निकलेंगी, गंदी हवाएं निकलेंगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है मोथ, ठीक है? ये क्या कर देता है, अपने हिसाब से कहीं पर काला कहीं पर सफेद पाया जाता है, तो ये दिखाता है पॉल्यूशन को, ठीक है? पॉल्यूटेड एरिया में इसका ग्रोथ देखने को मिलता है, जहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा है वहाँ डार्क, और जहाँ कम है वहाँ सफेद देखने को मिलता है, ठीक है? इतनी बात आपको याद रखनी है। और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अब इसमें हमने डन कर लिया। अगले क्लास में हम देखेंगे एनिमल किंगडम पूरा खत्म करेंगे, और बहुत जल्द बायोलॉजी भी मुश्किल से 3-4 क्लास में हम निपटा लेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ रहे हो ना ईमानदारी से पढ़ो, बहुत मेहनत हो रही है आपके पीछे, ठीक है? तो जो भी आप पढ़ रहे हो ईमानदारी से पढ़ते रहो। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, ध्यान रखो, और आप जो पढ़ रहे हो मोर देन इनफ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? सो मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय, जय हिंद।